जी हाजिर हो। नायक नहीं खलनायक है तू। ये खलनायक असली कौन है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही कि नहीं आ रही है? ये असली खलनायक कौन है? क्या आप मुझे खलनायक समझ रहे हैं? खुद ही देख के बताइए, ज्यादा भयानक मैं लग रहा हूं या ये दो पॉलिथीन पहने वाले लोग इंसान लग रहे हैं? सारे। मुझे पता है कि आपका मेरे पर कई सारे इल्ज़ाम हैं, तो पहले तो मैं आपके इल्ज़ाम ले लेता हूं कि आपके क्या क्या इल्ज़ाम है और मैं अपना जवाब दे देता हूं। कोरोना जी, आप पे मेरे 3 गंभीर आरोप हैं। सबसे पहला तो ये कि जब 2020 और 2021 में रैली हुई थी बिहार और बंगाल में नेताओं की, तो उस टाइम पे इतनी भीड़ इकट्ठा होने के बाद भी आपने किसी पर हमला नहीं किया, और उसी के साथ के जो राज्य थे वहां पर सारे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सब चीज यूज करने के बाद भी उन पे आपने जानलेवा हमला तक किया। तो ऐसा क्यों? देखिए, जरा सोचिए कि जिन लोगों की वजह से मैं फेमस हो गया, पूरी दुनिया मुझे जानने लगी इन नेताओं की वजह से, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं नेताओं का साथ दूं। इसीलिए 2020 में, 2021 में जब जब बिहार, बंगाल, जहां जहां चुनाव हुए, चुनाव में जो लोग आए नेता का साथ देने के लिए, मैंने सोचा क्यों ना उनको बख्श दिया जाए। और जहां चुनाव नहीं थे बगल के शहर में, वहां चाहे वो घर में छुपके बैठे हुए थे मास्क पहन के, लेकिन मैंने सोचा कि इनको बख्शना नहीं है। ये तो हुआ एक जवाब। लेकिन आप खुद ही सोचिए, एक तरफ चुनाव में भीड़ 2020 में बिहार, बंगाल, वहां मैं किसी को हमला नहीं करता हूं, और दूसरी तरफ पूरे देश में
उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे ऊपर डाल दी गई। कोरोना जी, आपसे एक सवाल है, आपका पूरा शरीर इतना काटे काटे क्यों है? आपका शेप ऐसा क्यों है? आप ये जो आपने जो शेप बनाया है कोरोना का, ये शेप भी मेरा नहीं है, ये शेप भी आप ही ने बनाया, इंसान ने। जिस प्रकार अगर मैं बोलूं, आप अपने भगवान को याद कीजिए, कोई काली माँ याद करेगा, कोई दुर्गा माँ याद करेगा। जो दुर्गा का शेप आपने अपने दिमाग में बनाया है, भगवान वो जरूरी नहीं कि हो, लेकिन आपने खुद ही अपने इमेजिनेशन में एक पिक्चर बना लिया और उस पिक्चर को ही दिमाग में देखते हैं, उसी की पूजा करते हैं। मूर्ति बनाते हैं तो भी वही बनाते हैं, 4 हाथ होने चाहिए, चक्र होना चाहिए, एक सांप लटका होना चाहिए, शिव जी का मूर्त इस तरह होना चाहिए। वो सारा जिस प्रकार मानव ने अपनी इमेजिनेशन में बनाया है, वो सत्य नहीं भी हो सकता, यह सत्य है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार जो कोरोना दिखाया जा रहा है आप सबको मीडिया के माध्यम से, वो मैं नहीं हूं, वो भी इंसान की इमेजिनेशन है। ये बात समझने वाली है कि मैं इतना छोटा हूं। याद कीजिए, सोचिए, आपने इतिहास में पढ़ा है, आप इंसानियत इस दुनिया में सिर्फ कुछ मिलियन साल पहले आए हैं, कुछ मिलियन, आपके जो पूर्वज थे, जबकि मैं इस दुनिया में अरबों साल से हूं। जब पृथ्वी थी, जब कुछ भी नहीं था, तब मैं था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। मुझे पकड़ना तो दूर की बात, मुझे देखना ही पॉसिबल नहीं है। और जो लोग ये क्लेम करते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि हमने कोरोना को पकड़ लिया है, हमने उसको देख लिया है और वो दिखने में कांटेदार है, वो एक इल्यूजन है, एक कंप्यूटर जनरेटेड पिक्चर है। इंसान की टेक्नोलॉजी अभी तक वहां तक पहुंची नहीं, ना पहुंच सकती है जो मुझे देख भी पाए। जिस प्रकार आप अगर कोई बोले कि मैंने तो भगवान को देख लिया है, वो उसकी इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन इंसान इतना विद्वान नहीं हुआ कि वो भगवान को देख पाए या छू पाए। ठीक उसी तरह से याद रखिए, आप सबके दिमाग में यह बात है कि भगवान ने आपको बनाया है, लेकिन सच बात यह है कि भगवान ने नहीं, मैंने आपको बनाया है। जब दुनिया में, पृथ्वी में प्लांट्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं था, तब मैं था, और तब मैंने जोड़ जोड़ के पशु पक्षी और उनमें से एक इंसान भी मैंने बनाया है। मेरे अंदर आप हैं, आपके अंदर मैं हूं। ये जो देख रहे हैं 2 मूर्ति मेरा दोनों तरफ, वो ये सोचते हैं कि बस मैं पॉलिथीन पहन लूंगा और मुझसे बचाव हो जाएगी। जहां जहां हवा पहुंच सकती है वहां वहां मैं मौजूद हूं, ऑलरेडी हूं। आपके इस वक्त मैं अंदर भी हूं, आपके हर सांसों में हूं। कोई पॉलिथीन उसे रोक लेगा? अगर आप ये सोचते हैं तो ये सोच कुछ इस प्रकार होगा कि मरने से पहले कोई अपना खिड़की दरवाजा बंद कर ले और सोचे कि भाई मेरी मृत्यु नहीं होगी, यमराज आ ही नहीं सकता, मैंने तो खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए हैं। तो वो जितना सत्य है या असत्य है, उतना ही सत्य है कि भाई आप अगर सोचें कि आप मुझे देख लेंगे, आप मुझे पहचान लेंगे, आप मुझे पकड़ लेंगे, आप मुझे मार डालेंगे, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके आने से करोड़ों साल, अरबों साल पहले मैं इस दुनिया में हूँ और दुनिया में हर तरह के बदलाव आए, लेकिन मैं हूँ यहाँ पे और मैं जब तक दुनिया रहेगी मैं यहाँ पे रहूँगा। कोरोना जी, आप कह रहे हो कि आपका जो शेप है वो हमने मनगढ़ंत बना रखा है। आप कह रहे हो आपको डिटेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई साइंटिफिक टूल या डायग्नोस्टिक मेथड है ही नहीं जिससे आप डिटेक्ट हो सकते हो। लेकिन अभी जो आरटीपीसीआर टेस्ट चल रहा है उसमें तो आप शो हो रहे हो, आप इंसान के बॉडी में मिल रहे हो और आप इंसानों को बीमार भी कर रहे हो, तो इसमें आप क्या कहोगे? देखिए, ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट का खेल है, ये सिर्फ एक खेल है। जब आरटीपीसीआर टेस्ट में ये बताते हैं कि आप तो आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार कोरोना पॉजिटिव हैं, वहां मैं नहीं हूं। वो खेल आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण देता हूं। आप जो बोल रही हैं, अगर आप अपना 10 बार आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे तो आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार एक बार आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। कुछ वैसे ही जैसे बचपन में आप जब लूडो खेलते थे, तो लूडो खेलते वक्त वो डायस आप यूज करते थे, तो उसमें कभी 6 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, कभी 1 भी आ सकता है। ठीक उसी तरह से वो आरटीपीसीआर टेस्ट का बहाना मार के आपको ये सिद्ध कर देंगे कि आपके अंदर मैं हूं। मैं तो कह रही हूं हर जगह, आपके अंदर भी हूं, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार नहीं। मैं हर जगह हूं, पौधे में हूं, बर्ड्स में हूं, जानवरों में हूं, पानी में हूं, हवा में हूं, हर जगह हूं। जो चीज हर जगह हो, उस चीज को डिटेक्ट करने की जरूरत क्या है? कोरोना जी, जनता को आपसे बचाने के लिए, आपसे लड़ने के लिए वैक्सीन बनाया गया है और हम सब जानते हैं वैक्सीन जब जिस वायरस के अगेंस्ट बनाया जाता है उस वायरस का एक अंश उसमें डाला जाता है। अब आप कह रहे हो आपको कभी आइसोलेट नहीं किया गया, आप कह रहे हो आपको कभी डिटेक्ट नहीं किया गया है, तो आपको उस वैक्सीन के अंदर कैसे डाला गया है? और अगर आप नहीं हो उस वैक्सीन के अंदर तो उस वैक्सीन में क्या है? इसको थोड़ा क्लियर करेंगे आप? ये जो मेरे नाम से मुझसे बचने के लिए, बचाने के लिए कभी पॉलिथीन का लॉन्च कर देते हैं जैसे आपने देखा, कभी मास्क का लॉन्च कर देते हैं आपने देखा, और कभी वैक्सीन का लॉन्च कर देते हैं। मेरे नाम से अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। याद रखिए, ये जो कोविड नाम का वैक्सीन आपने बोला, जो भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं, आप सबने ये लगाया भी, उसमें सिर्फ मैं नहीं हूं, उसमें स्लो पॉइजन है।
ऐसे बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स हैं जो आपके बॉडी के डीएनए को हर पल बदल रहे हैं, इस पल भी बदल रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि पिछले 3 साल में, 4 साल में कैसे इंसानियत खड़े खड़े मर रही है, डांस करते हुए मर रही है, खुश होते हुए मर रही है, शादी करते हुए मर रही है, कुछ ना करते हुए भी मर रही है। हर इंसान मरेगा नहीं इस वैक्सीन से, लेकिन हर इंसान बुरी तरह बीमार पड़ेगा, ये सिद्ध हो चुका है। तो याद रखिए, उस वैक्सीन के अंदर मैं नहीं हूं, मेरा कोई अंश नहीं है। उस वैक्सीन के अंदर ऐसे केमिकल मानव द्वारा बनाए गए हैं जो खुद मानवता को खत्म करने की शक्ति रखती है, और वो अभी होता हुआ मैं देख रहा हूं। आपके ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप है। 2020, 21, 22 में पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को आपने मारा। आप एक हत्यारे हैं। आपकी वजह से पूरी दुनिया रुक गई है, रुक गई थी। मानवता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जीव जंतु पे आपने हमला नहीं किया, इंसानियत पर ही क्यों? आपके सवाल के अंदर ही जवाब है। कभी ये सवाल सोच के देखा आपने? सारे के सारे जानवर, चाहे वो कुत्ते हो, बिल्ली हो, भैंस हो, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। पढ़े लिखे इंसान जो टाई लगाते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जो हॉस्पिटल जाते हैं, उन्हीं को कोरोना हुआ, वही कोरोना से मारे गए। ऐसा आपने देखा, ऐसा आपने बताया गया। मेरे नाम पे आपने क्या किया? 2020 में एक कानून बना दिया। 2020 में, टू बी वेरी प्रिसाइज, 10th मई को एक कानून बनाया भारत में, और यही वाला कानून WHO के अधीन जितने भी और देश हैं वहां पे भी कानून बने। और वो कानून ये था कि 2020 मई के बाद दुनिया में या उन WHO के अधीन देशों में जब भी कोई मारा जाएगा, उनके डेथ सर्टिफिकेट पर आपको कोविड ही लिखना होगा। ये कानून आप चाहे तो हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से देख सकते हैं। तो जब 2000 हर साल नए मानव पैदा होते हैं तो हर साल नए मानव मरते भी हैं, लेकिन 2020 में, 2021 में जब मृत्यु हो रही थी, जैसा कि हर साल होता है, तो मृत्यु का कारण कैंसर, हार्ट, किडनी, फ्लू ना लिख के वो मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पे डाल दिया गया। जहां कॉज ऑफ डेथ था वहां मेरा नाम कोरोना नाम से डाल दिया। ये मेरा नाम भी मेरा नाम नहीं है, ये मेरा नाम आप ही ने रखा है। ये शेप जो देख रहे हैं ये भी आप ही ने रखा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। असलियत तो यह है कि वो हर साल जितने कैंसर डेथ होते हैं, हार्ट डेथ होते हैं, हर तरह के डेथ होते हैं, लिवर फेलियर से डेथ होते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है 2020 में ना तो कोई कैंसर से मरा, ना तो कोई हार्ट से मरा, ना तो कोई किडनी फेलियर से मरा। अगर तो मरा तो सिर्फ मेरे नाम से मरा, कोरोना से मरा। और वो डेथ को दिखा दिया गया कि देखो जी कितने लोग मर रहे हैं। याद रखिए, अगर आप किसी को ठीक से डरा पाएंगे तो वो यूं ही मर जाएगा। तो उस तरह से लोग मर रहे थे, लेकिन नाम मेरा, बहाना मेरा। अगर आपने देखा अपने पास्ट में भी, जब आपको डर लगता है तो आपकी आधी जान निकल जाती है। पूरी जान निकालना हो तो डर के साथ थोड़े से केमिकल मिला के बॉडी में डाल दो तो पूरी जान निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपने 2020 में देखा, आपने यह भी देखा कि बहुत सारे शमशान घाट में लाइन लगी हुई है। वो लाइन क्यों लगी? क्योंकि देश में जितने शमशान घाट हैं वो सारे बंद कर दिए गए, लेकिन मेन रोड में जो शमशान घाट थे उन्हीं को खोला गया। हर 10 शमशान घाट में से एक शमशान घाट को खोला गया, ऐसी जगह पे स्ट्रेटेजिकली, जहां पे से वीडियो बना के दुनिया को दिखाया जाए, देखो जी कितने लोग मर रहे हैं। क्योंकि 10 शमशान घाट में जितने लोग रोज जलाए जाते हैं, अगर वो एक ही शमशान घाट में जलाएंगे तो दिखने में भयानक लगेगा ही। लेकिन नाम, दोष किसको दे दिया गया? दोष मुझे दे दिया गया। तो कारण मैं नहीं हूं, मैं तो आपके अंदर पहले भी था, आपसे पहले भी हूं, आपको बनाया मैंने है। मैं बल्कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर जो ट्यूमर का ग्रोथ होता है, कैंसर का ग्रोथ होता है, उसके रोकने का काम भी मेरा ही है। तो मैं भला आपको क्यों मारूंगा? मैंने किसी को नहीं मारा। आपने देखा, अगर मैं किसी को मारता तो इक्वली मैं जानवरों को भी मारता, पक्षियों को भी मारता। लेकिन अगर पक्षी जिंदा हैं, जानवर नहीं मरे, सिर्फ पढ़े लिखे इंसान जो टीवी देखते हैं, पढ़े लिखे इंसान जो अखबार पढ़ते हैं, पढ़े लिखे इंसान जो नेता के भाषण सुनते हैं, वही लोग हैं जो भयभीत हुए, वही लोग हैं जो शिकार हुए, वही लोग जो हॉस्पिटल पहुंचे और खतरनाक दवाइयां ली, रेमडेसिविर लिया, रेटिनोविर लिया, वही लोग मारे गए। हमें दुख है इस बात का, क्योंकि आपको भी क्रिएट करने वाला मैं ही हूं और मेरे ही भाई बंधु हैं जिन्होंने आपको क्रिएट किया। मैं भला आपको क्यों मारूंगा? कोरोना जी, दुनिया के लिए आपका क्या मैसेज है? इंसानियत को क्या बताना चाहेंगे आप? दुनिया के लिए मेरा बहुत क्लियर मैसेज है। मैसेज ये है कि याद रखिए, आप सब कुछ मिलियन साल पहले ही आपके पूर्वज इस दुनिया में आए थे। मैं अरबों साल से यहाँ पे हूँ और अरबों साल तक यहाँ रहने वाला हूँ। पृथ्वी में कोई भी चीज़ जब मुझे अभी तक ध्वस्त नहीं कर सकी, तो आपकी क्या औकात कि आप मुझे मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? बल्कि मैंने ही आपको बनाया है। जिनको थोड़ी भी समझ है उनको पता होना चाहिए, जब कुछ भी नहीं था तब मैं था और मेरी ही मर्जी से आप बने हैं। तो मैं मनुष्य का या फॉर दैट मैटर किसी का भी दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट उनको पता है कि आपके बॉडी के अंदर आपको जिंदा रखने के लिए जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी को बनाने का काम भी मेरा ही है, वायरस का ही है। आपके बॉडी को कोई अटैक ना करे, बैक्टीरिया अटैक ना करे, उससे बचाने का काम भी मेरा ही है। तो अगर मैं हूं तो ही आप हैं, हमसे आप हैं, आपसे हम नहीं हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इस बात को इस दुनिया के कुछ लोगों ने समझा है, जिन्हें हम ट्रू नेता, लीडर बोलते हैं।
2-3 उदाहरण मैं देना चाहूंगा। याद कीजिए 2020 में जब आप घर में बंद हो गए थे और सारे नेता आपको डराने में लगे हुए थे, उस वक्त देश में, दुनिया में 3 नेता थे, 3 प्रेसिडेंट थे अफ्रीका के। पहला प्रेसिडेंट थे हेती, एक देश है, उनका प्रेसिडेंट जोविनल, जिन्होंने ये खेल मेरी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाई और अपने देश के देशवासियों को बचाने का निर्णय लिया, और वहां कोई लॉकडाउन नहीं था। याद कीजिए, जाके देख लीजिए इतिहास में, जाके 2020 का आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। एक और देश बुरुंडी, उनके प्रेसिडेंट ने भी मेरी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाई, सच बात पहुंचाया, प्रेसिडेंट पेरी, और उनके देश में भी कोई भी लॉकडाउन नहीं था, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, सब कुछ सामान्य था। तीसरा देश था तंजानिया, वहां के डॉक्टर जॉन मैगुफुले, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ये कोरोना टेस्ट कुछ ऐसा टेस्ट है, अब बकरी पे टेस्ट करेंगे, आप किसी फल पे टेस्ट करेंगे, 10 में से 1 पॉजिटिव आ जाता है, जो कई बार कई लोगों ने और भी दिखाया। तो ये 3 लीडर थे, सच्ची देशभक्त थे, ह्यूमैनिटी के पक्ष में खड़े थे। लेकिन आपको जान के शॉक्ड होगा, हैरानी होगी कि आज ये 3 लोग कहाँ हैं। आज ये 3 लोग, ये तीनों की तीनों इस दुनिया में नहीं है। मिस्टीरियसली, न जाने कैसे 2020-2021 में ये तीनों के तीनों प्रेसिडेंट अचानक गायब हो गए, इस दुनिया से अचानक चले गए मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में। जाहिर सी बात है कि भाई उनके जाने के बाद ये भी ठीक रहा, मेरे ऊपर ही फोड़ा है इंसानियत ने कि कोविड से मारा गया, जैसे कि बाकी लोगों को के बाकी सारे मौत का जिम्मेवार मुझे बताया है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान ही इंसानियत को खत्म करने में लगा हुआ है। और खैर, मैं देख रहा हूँ, मैं समय के साथ हूँ, समय के साथ था और समय के साथ रहूंगा। ये जो आप मुखौटा देख रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ एक मुखौटा है। बल्कि आप गौर से देखिए, अपने आसपास देखिए, जो भी इंसान दिख रहा है, अधिकतर इंसान के चेहरे के पीछे एक मुखौटा है। अगर इंसान के चेहरे के आगे मुखौटा आ जाए, उनकी जो सच्ची सोच है, उनकी जो असली सोच है वो आ जाए, तो ये दुनिया कितनी नर्क है वो आपको पता चलेगा। इसी को कहते हैं कलयुग, जहां पे आप जी रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप जैसे कुछ देशभक्त, ह्यूमैनिटी के भक्त इस मेरी बात को दुनिया तक पहुंचाएंगे ताकि इंसानियत बची रहे। फिलहाल तो ये मुखौटा है, समय आगे इस मुखौटे को उतारने का। ये मुखौटा जो आप देख रहे हैं, इसको यहाँ रख दो। आप दोनों का भी काम हो गया, आप दोनों भी जा सकते हैं। रख दो इसको, ऐसे रख दो। हमारे ये मुखौटा मैन है यहाँ पे, आइए आइए आइए। आपके बीच इस मुखौटे को बनाने वाला मुखौटा मैन को मैं आमंत्रित करता हूँ, प्लीज। संजय भोला धीर इनका नाम है। इन्होंने ये भांप लिया था कि ये दुनिया में जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो नहीं है वही आपको दिख रहा है। और तब से इन्होंने अपना काम छोड़ के मुखौटे का काम शुरू कर दिया, ये समझते हुए आने वाले दिनों में इसी की डिमांड होगी। तो खैर, आपने हमारी मदद की, हमारे मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। आपको किसी को मुखौटे बनवाने हो तो आप संजय भोला जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। क्लिक कर। तो खैर, यहाँ समझने वाली बात होगी, इसको यहाँ रख दो, कि हम कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना एक बार फिर से आ गया। कोरोना अगर आ गया तो गया कहाँ था, समझने वाली बात होगी। कहीं जाके छुप के बैठ गया होगा, अचानक आ गया होगा, राइट। ऐसा हम सोच लेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। लेकिन क्या ऐसा है, इस बात को समझने की हमें जरूरत है। अब देखिए, 2020 में जब पहली बार आपके टेलीविजन में कोरोना का भूत आया था, टेलीविजन में आया था, तभी मैंने आपको बता दिया था, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, ये 2020 में जून महीने में किताब निकाली थी कोरोना की, नाइस वे टू क्योर कोविड-19, इंग्लिश में और हिंदी में कोविड-19 षड्यंत्र से समाधान तक। और इस किताब के माध्यम से मैंने बताया था कि याद रखिए, वायरस हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है वो। अगर वायरस नहीं होते तो हम भी नहीं होते। अगर आप सोचते हैं कि कोरोना को या कोई वायरस को हम मार डालेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। इस वक्त भी अगर आप जिंदा हैं, अगर आपके ट्यूमर नहीं बढ़ रहे हैं या बन ही नहीं रहे हैं, आपके बॉडी में कैंसर नहीं बन रहा, तो उसमें कंट्रीब्यूशन वायरस का है। हमारे बॉडी में करीब 90% बैक्टीरिया के सेल्स हैं। अगर बैक्टीरिया के सेल ज़्यादा हो जाते हैं या आपको तकलीफ पहुंचाने लगते हैं, तब भी ये वायरस हैं जो बैक्टीरिया को काउंटर करते हैं। तो आपके बॉडी में रह के इस तरह के वायरस आपको बिना बताए आपकी रक्षा करते हैं। तो वायरस नाम को बदनाम कर दिया और ये समझा दिया कि ये आपका दुश्मन है, जबकि वायरस आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। आपके बॉडी के अंदर, आपके स्किन में, हवा में, हर जगह है। जो चीज हर जगह है
उससे कैसे बच सकते हैं आप? अगर उससे बचने की बात तो वैसे ही होगा जैसे मिराज जैसे होता है रेगिस्तान में कि पानी थोड़ी दूर में है, लेकिन वो पानी कभी आता नहीं, सिर्फ ऐसा लगता है कि आने वाला है। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है इंसान को बुद्धू बनाने के लिए तो, लेकिन ये सच्ची बात नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, करके दिखाया हमने एक्सपेरिमेंट 2021 में, 2022 में। और हमने क्या किया, अलग अलग जानवरों के सैंपल लिए, नाक से, उनके मुंह से, उनको पकड़ पकड़ के, जैसा आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल वीडियो है, ये हम जब ले रहे थे सैंपल, और लेके एक कोविड टेस्ट लैब पहुंच गए। और कोविड टेस्ट लैब में पहुंच के इंसान के सैंपल, जानवर के सैंपल, बर्ड के सैंपल, और यहाँ तक कि फ्रूट्स एंड सब्जी के सैंपल दे दिए। और दे के हमने कोविड टेस्ट लैब में बोला भाई इनका टेस्ट करके दिखा दो। और जब हमने देखा तो हमने पाया उनमें से एक कुत्ता कोविड पॉजिटिव आ गया, एक मच्छर कोविड पॉजिटिव आ गया, एक खरबूजा कोविड पॉजिटिव आ गया। इस तरह से वो किताब हमने फिर छापी, वो किताब तब से अभी तक अवेलेबल है। मैं तो आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, आप में से जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप कोई भी सैंपल लीजिए, लिविंग बींग का होना चाहिए, जिंदा चीज़ों का, और 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, उसका सैंपल में टेस्ट तो कराइए। तो उस आधार को माने तो हर 10 में से एक इंसान कोविड पॉजिटिव है, हर 10 में से एक जंतु कोविड पॉजिटिव है। तो ये टेस्ट का खेल है, ये हमने तब भी साबित किया था। और याद कीजिए उसके बाद 2022 में अचानक टीवी के स्क्रीन में एक और भूत आया, और वो भूत था मंकी पॉक्स का। याद आ रहा है आपको? इंसान की मेमोरी थोड़ी शॉर्ट होती है, आपको भूल गए होंगे। लॉकडाउन लगेगा, ऐसा माहौल बन गया, स्कूल बंद हो गए, मॉल बंद होने लगे, सिनेमा हॉल थोड़े दिन के लिए बंद हो गए। 2022 की बात है, लेकिन शायद आपकी मेमोरी थोड़ी सी कम होगी। उस दौरान भी हमने ये एक्सपेरिमेंट करने की सोची, मैं और मेरे साथ डॉक्टर नमिता, प्लीज कम ऑन द स्टेज, MBBS MD। और अब ये दिखाना था कि ये टेस्ट के पीछे का खेल क्या है। कभी कोरोना के नाम पे बस नाम बदल गया, जैसे फिल्म का स्क्रिप्ट वही है, सिर्फ पोस्टर बदल गया, कहानी वही थी। तो डॉक्टर नमिता ने ये आपने जो टेस्ट किया, थोड़ा सा आप बता दें। तो ये टेस्ट किया था तो 25 टेस्ट मैंने अपने ऊपर कराए थे, और उनमें से एक मेरा पॉजिटिव आ गया था। तो ये न्यूज़पेपर में भी निकला था कि फर्स्ट डॉक्टर नमिता गुप्ता बनी दुनिया की पहली मंकी पॉक्स पॉजिटिव महिला। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी टेस्ट था, अगर आप 20 बार 25 बार अपना टेस्ट कराएंगे तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और कोई भी सिम्टम नहीं है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर नमिता MBBS MD, इन्होंने अपना ब्लड का सैंपल लिया और लेके कोविड टेस्ट लैब में बोला कि इसके कई सारे टेस्ट करा दो, और जब 25 टेस्ट कराए तो उनमें से एक पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब अगर देश में ये दिखाना हो किस दिन कि हमारे देश में 1 लाख मंकी पॉक्स के केसेस हैं, तो 25 लाख टेस्ट कर डालने होंगे। और फिर याद कीजिए, इस साल की बात है डॉक्टर नमिता, इस साल 6 जनवरी में अचानक एक और भूत आ गया, HMPV। भूल गया आप? तब भी हमने वही किया जो पहले किया था। हमने ऑफिस में पूरे स्टाफ के सैंपल्स दिए थे, और हम लोगों ने डॉगीज के सैंपल दिए, और इसमें से भी 50 में से 60 टेस्ट पॉजिटिव आ गए थे। और डॉक्टर BRT सर का भी पॉजिटिव था, मगर इन्होंने ना मास्क पहना ना कहीं भागे। तो HMPV का खेल जब शुरू हुआ, ये खेल वहीं रोकना हमारे लिए ज़रूरी हो गया था। तो उसका एक ही तरीका था, ये बताना कि इस खेल के लिए जो मेन टूल है वो RT-PCR टेस्ट है। तो हमने अपने ऑफिस के ही कुछ स्टाफ ले लिए और कुछ एनिमल का, और मेरा मन था कि मैं भी पॉजिटिव आऊँ, तो मैंने अपना टेस्ट 10 बार कराया, और 50 सैंपल में से HMPV में 7 पॉजिटिव आ गए। वो सारी रिपोर्ट हमने इस किताब में डाल दी। ये किताब हमने 23 जनवरी इस साल लॉन्च किया, सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन। और इस किताब का असर ऐसा हुआ कि 24 जनवरी के बाद से HMPV का जब खेल का भांडा फूटा, HMPV का भूत प्रोपेगेंडा मीडिया के स्क्रीन से गायब हो गया। लेकिन उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, जैसा आप देख रहे हैं, दोबारा से कोरोना का भूत प्रोपेगेंडा मीडिया के स्क्रीन पे एक बार फिर आ गया। मैं जानता हूं इस बार सब लोग जागरूक हैं, मैं जानता हूं लोग कोई नहीं विश्वास कर रहा प्रोपेगेंडा मीडिया को, लेकिन मैं ये भी जानता हूं एक ही झूठ कई बार अगर इंसान का ब्रेन सुनता है तो अक्सर उसे सच मान लेता है। आपको पता है दिल से झूठ है, लेकिन जब बार बार सुनेंगे, बड़े पर्दे पे देखेंगे, तो आपका दिमाग सच मान लेगा। जिस प्रकार जब आप कोई डरावनी फिल्म देखने थिएटर में जाते हैं, आपको पता है ये फिल्म है, आपको पता है डरने की बात नहीं है, कोई भूत है ही नहीं, लेकिन तब भी हमें डर लगता है। तो क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारा जो बॉडी है, हम वो दिल से हम काम करते हैं। वी आर इमोशनल बीइंग रादर देन इंटेलेक्चुअल बीइंग। इसीलिए आप देखिएगा, चाहे कितना भी हमें सत्य पता हो, जब प्रोपेगेंडा मीडिया बार बार दिखाएगी 1000 केस हो गए, 4 लोग मारे गए, तो आपके दिमाग में ना चाहते हुए भी आपके दिल में बस जाएगा, क्या पता वाकई में कुछ खतरा तो नहीं है। बस जैसे ही आप डरे, याद रखिए किसी को लूटना आसान है जब आप उसे अच्छी तरह से डरा दें।
और डराने का एक तरीका है, एक बड़ा सा झूठ हजारों बार बोलो तो इंसान को सच लगता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट। इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट। एक झूठ को कई कई बार अगर सुनने को मिले, ब्रेन एज्यूम करता है इट मस्ट बी ट्रू, राइट। इवन इफ आपको पता है कि ये सच बात नहीं है, तब भी ब्रेन उसे सच मान के आगे बढ़ता है। सो आप ये याद दिला दूं, 2020-2021 में जब आप सब लोग मास्क लगा के, सैनिटाइजर यूज करके घर में बंद थे, तब हमने देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर खोला था। ये आपके सामने विजुअल है। हम इसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, अहमदनगर में। एक भी वहां पे नियम था, ना तो मास्क अलाउड है, ना पीपीई किट अलाउड है, ना सैनिटाइजर अलाउड है, ना सोशल डिस्टेंसिंग अलाउड है। ये हमारे नियम थे उस वक्त कोविड सेंटर के। और आप देखें 60,000 लोग आए, 60,000, एक की भी डेथ नहीं हुई। ना तो हमने कोई दवाई दी, ना तो हमने कोई सैनिटाइजर यूज किया, और बड़े से बड़े केसेस आए। हमने सिर्फ 3 स्टेप फ्लू डाइट यूज किया। हमने सिर्फ ये किया कि 3 दिन के लिए उनको कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस पे रखा। यानी कि पहले दिन, जैसा कि लाखों इंडियंस ने उस वक्त किया, भारतीयों ने किया, कि जैसे ही आपको फ्लू का सिम्टम आएगा, फ्लू हर साल आता है और आएगा भी, और इस साल भी कई कई बार आया है, जुकाम, सर्दी जुकाम जिसे बोलते हैं। जैसे ही सर्दी जुकाम का पहला सिम्टम आए, बॉडी एक और फीवर का, 3 स्टेप फ्लू डाइट। यानी कि आपका बॉडी वेट जितना है, मेरा बॉडी वेट मान लो किसी का 60 है, 60 kg, डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 6 ग्लास नारियल पानी और 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का जूस, पूरे दिन भर में आपको लेना है और कुछ नहीं खाना है। अगले दिन नियम चेंज हो गया, डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 3 ग्लास नारियल पानी और 3 ग्लास ही सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का जूस, और 300 ग्राम टमाटर खीरा। तीसरे दिन नियम फिर चेंज, रूल फॉर्मूला चेंज, बॉडी वेट डिवाइडेड बाई 30 यानी कि 2 ग्लास नारियल पानी और 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, ब्रेकफास्ट में, लंच में 300 ग्राम टमाटर खीरा, और डिनर तक ठीक हो ही जाते हैं तो नॉर्मल कुक्ड फूड। यही हमने फॉर्मूला 60,000 लोगों पे किया। 60,000 जिन्हें कोविड पेशेंट बोल रहे थे, 60,000, एक भी नहीं मरा, सारे ठीक हो गए। जब ये देखा आयुष मंत्रालय ने कि कोई कुछ अजीब सा चल रहा है, तो उन्होंने अपनी डॉक्टरों की टीम बिठा दिया, और डॉक्टरों की टीम ने इस पे ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, और ऑब्जर्वेशन स्टडी करने के बाद 20 जुलाई 2021 को एक रिपोर्ट बना के हमें दी। वो रिपोर्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दी। और ये रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि अधिकतर लोग एक हफ्ते में ठीक हो गए, 3 दिन से हफ्ते में। और ये बताया कि वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो थी नहीं, वहाँ सब हंस रहे थे, डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे, और यहाँ तक कि वो कोविड सेंटर में शादी भी रचाई गई, एक शादी का समारोह भी किया गया। याद रखिए, अगर किसी के दिल से डर को हटा दें, वो कितना भी बीमार क्यों ना हो, वो ठीक होने लगता है। किसी भी हेल्दी इंसान के दिमाग में डर को डाल दें, वो कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, वो बीमार हो सकता है और धीरे धीरे खत्म हो सकता है। हमने यही किया, लोगों के दिल में हमने दिल के अंदर का डर भगाया। उसके लिए उनका रिक्रिएशन, डांस, इवन मैरिज फंक्शन, सारा कुछ उस कोविड सेंटर, फ्लू सेंटर में किया। ये ऑब्जर्वेशन स्टडी का पार्ट है, आयुष मिनिस्टर ने लिख के दिया। और फिर आगे उन्होंने लिखा कि कोई भी दवाई नहीं दी गई। आगे लिखा कि किसी भी तरह का एडवर्स रिएक्शन नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ किसी एक को भी, 60,000 में से। फिर आगे उन्होंने लिखा कि ये जो 3 स्टेप फ्लू डाइट है, आगे कभी अगर कोविड आता है तो हर तरह के कोविड में यही 3 स्टेप फ्लू डाइट हम आगे रिकमेंड करेंगे। ये कब की बात है? 2021 20 जुलाई। अब 2025 आ गया, 4 साल तो हो गए। उनके अनुसार कोविड दोबारा आ गया, तो अब क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे हैं? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, फ्लू होता है, सर्दी जुकाम खांसी, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, ये सब एक ही होता है। उसका अलग अलग नाम दिया जा सकता है, कभी H1N1 नाम देंगे, कभी डेंगू नाम देंगे, कोई ना कोई नाम अलग अलग दिया जा सकता है। लेकिन हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर है और उसको थोड़ा ऊपर लाना है, और उसके बाद वो ठीक हो जाता है, जैसा कि हमने प्रूव किया। तो यहाँ मामला किसी को ठीक करने का है ही नहीं। जो मीडिया में दिखा रहे हैं मामला डर का है। डरा दो अच्छी तरह से, जब डरा देंगे तो लूटना आसान हो जाएगा, राइट। तो इसका सबूत ये रहा कि ये रिसर्च पेपर जब आयुष मंत्रालय ने दिया, लेकिन ये अपने फाइलों में क्यों बंद कर रखा? क्यों नहीं ये रिसर्च पेपर आप तक पहुंचाया? क्यों नहीं ये जनता तक पहुंचाया? अगर सच्चाई ये थी कि वाकई में कोविड आ गया, और सच्चाई ये है कि बचाने का अगर इच्छा है, तो क्यों नहीं जब जब कोविड आ गया बोल रहे हैं, साथ में ये भी बोलें कि अगर किसी को इस तरह के सिम्टम आए तो ये लें 3 स्टेप फ्लू डाइट, जिससे हमने देखा है कि इंसान ठीक हो जाता है, कोई नहीं मरता है। ये क्यों नहीं साथ साथ बोल रहे हैं? क्योंकि इरादा ये है ही नहीं कि डर कि इंसान को ठीक करना है। जरा गौर से देखिए प्रोपेगेंडा मीडिया के न्यूज आइटम को, एक भयंकर सा म्यूजिक आता है पीछे से, फिर अनाउंसमेंट आती, दोबारा से कोविड आ गया, याद कीजिए कितना भयानक था,
और आखिर में बोलते हैं डरने की कोई बात नहीं है। जब जब कोई बोले डरने की कोई बात नहीं, तो दिल में क्या आता है कि भाई अच्छा तुम वहां जा रहे हो उस रास्ते से, अंधेरा है, डरने की कोई बात नहीं। तो आपको क्या लगेगा? शक होगा कि पता नहीं क्या है, अचानक ये क्यों बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, राइट। जब भी किसी को बोल दो कि डरने की कोई बात नहीं है, कि आप वहां से, अरे यार आप लोग ना इस हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीढ़ियों से नीचे जाएंगे और जब बाहर निकलेंगे, बाहर एक मोटा सा काला सा कुत्ता मिलेगा, लेकिन डरने की बात नहीं है, निकल जाइएगा चुपचाप, देखिएगा मत उससे। हो सकता है 2-4 लोगों को काटा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा? ना चाह के भी जब आज अभी आप नीचे उतरते जाएंगे, आपका ध्यान इधर उधर होगा और काला तो क्या सफेद कुत्ता भी दिखेगा, तो दिल के अंदर घबराहट होगी कि नहीं होगी? तो मैंने आपके दिमाग में घुसा दिया डरने की बात नहीं है। आप देखेंगे ये मीडिया की स्ट्रेटेजी कि डरने की कोई बात नहीं है, समझ जाओ वो क्या चाह रही है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ ऐसे बढ़ते हैं। ये किताब हमने अभी इसी पिछले महीने 5 अप्रैल को रिलीज की थी। ये क्योंकि हमें पता था कि ये कोरोना का खेल शुरू होने वाला है और दोबारा वैक्सीन लगने वाले हैं। पिछली बार लगे थे, आप में से अधिकतर लोगों ने 2-2 खुराक लगाए होंगे, एक्सेप्ट माय फॉलोअर्स। और उसके बाद अब तक 3,000 3,500 ये रिसर्च पेपर का ये बुक है, और उससे सिद्ध होता है कि उसके लगाने के पीछे का मकसद साफ था कि इंसान को स्लो पॉइजन करके धीरे धीरे मार डालना। ये मेरे शब्द तो हैं ही हैं, लेकिन ये साबित किया गया इस बुक में, सारे पूरे दुनिया भर के मेन स्ट्रीम जर्नल के रिसर्च पेपर मैंने डाल दिए हैं। मैंने ये क्यों डाला है? वो तो लग चुके हैं, ताकि आपको आगाह कर दें। दोबारा से कोई अगर इस तरह से बोले कि आपको 2 खुराक और लगाने पड़ेंगे, तो सतर्क हो जाइए। 2 खुराक के बाद भी आप बच गए, गनीमत समझिए, आगे कोई खुराक मत लगाइएगा। और ये किताब पढ़ लीजिएगा। ये किताब जो है ये फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं आप, ये फ्रीली अवेलेबल है bishrup.com/ebook में जाके मेरी सारी किताबें फ्री में आप ले सकते हैं। ये बचपन से आपने, मैंने, सबने कुछ ना कुछ वैक्सीन लिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है अभी जो वैक्सीन आ रहे हैं, बच्चों के वैक्सीन, आजकल पिछले 10 सालों में ये वैक्सीन बच्चों के दिमाग को बिल्कुल खराब कर रहे हैं। आप गौर करेंगे, हम जब छोटे थे, मेरी उम्र 50 से ऊपर है, 52 ईयर्स, हमारे स्कूल में हमारे आसपास ऑटिज्म, ADHD के कितने बच्चे थे? मुझे याद नहीं आ रहा कोई एक भी बच्चा में मेरे, या 1-2 होंगे। लेकिन आज हमारे देश में हर 10 में से 1 बच्चा ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का शिकार है। हर 100 में से 1 बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। इसका कारण सिर्फ एक है, और वो कारण है बचपन में लगाए गए सारे वैक्सीन। तो आपके माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूं, चाहे वो कोविड का वैक्सीन के नाम पे वैक्सीन कोई लगा रहा हो, चाहे वो बचपन में जो लगते हैं उसके नाम पे लगा रहा हो, अब वो वैक्सीन नहीं रह गए, वो एक स्लो पॉइजन हो गया। चाहे वो बच्चों की बात करें, चाहे आपकी बात करें। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी वो वैक्सीन लगा चुके हैं, यानी कि भारत में इस वक्त हर 100 में से 1 बच्चा आपको मिलेगा जो ऑटिज्म का पेशेंट है, हर 10 में से 1 बच्चा मिलेगा जो ADHD का पेशेंट है। अपने आसपास देखिए तो सही, क्या ये बच्चे ठीक हो सकते हैं? अगर एलोपैथिक डॉक्टर से पूछेंगे तो बोलेंगे कभी ठीक नहीं हो सकते। जबकि सच्चाई ये है, वैक्सीन इंड्यूस्ड इस डैमेज से भी उनको ठीक किया जा सकता है। और हमने इसी महीने से एक मुहिम स्टार्ट किया है ऐसे बच्चों को का इलाज करने का, वो भी मुफ्त में, फ्री में ऐसे बच्चों को इलाज करने का हमने मुहिम शुरू किया है। और अगर आपके आसपास ऐसे कोई भी बच्चों का बच्चा मिलता है तो bishrup.com/autism में जाके उन पेरेंट्स को एक फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म सीधा डॉक्टर नमिता यहाँ बैठी हैं आपके पास चला जाएगा, और वर्चुअली व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से उन पेशेंट्स को, उनके पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि बच्चे के लाइफस्टाइल में, उनके डाइट में क्या क्या बदलाव किया जाए कि बच्चे की बुद्धि वापस आ जाए। और हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे हैं, और ऐसे कुछ बच्चे हमारे हैं अभी जिनको ऑटिज्म था लेकिन अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। ऐसे बच्चों से ये क्या पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग आप देख रहे हैं साधारण पेंटिंग नहीं है। ऐसे बच्चों जो हमारे पास हैं उन्हीं के माध्यम द्वारा बनाए गए पेंटिंग खास आपके लिए दिखाने के लिए लाए हैं कि उनकी बुद्धि धीरे धीरे वापस आ रही है, वो धीरे धीरे नॉर्मल बन रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। एक मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाह रहा हूँ, जो माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे को ADHD है, ऑटिज्म है, तो चिंता मत कीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस लिंक में जाके उस बच्चे का डिटेल फॉर्म भरना है, और बाकी हम देख लेंगे। आपको हमारे पास भी नहीं आना है, जहाँ पे भी आप हैं वहीं पे हम आपको गाइड कर देंगे, विल गाइड यू। बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे हो सकता है। यही मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ, चाहे वो ऑटिज्म की बात करें या कोई भी बीमारी जो आपके जहन में हो, उन बीमारी की बात करें। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो कोरोना का खेल से शुरू करते हैं। आज अगर किसी को जुकाम आ जाए, खांसी आ जाए, याद कीजिए 2020 में अगर कोई खांसता था, ऐसा लगता था कि उसने एटम बम फेंक दिया हो।
सब डर के दूर तक भागते थे कि नहीं भागते थे। खांसना एक गुनाह हो गया था, अगर कोई पब्लिक में खांस दे तो उसको तो जेल ही में बंद कर दें, वो माहौल बन गया था। लेकिन अब वो माहौल दोबारा बन रहा है। तो अब अगर आपको बुखार आता है, किसी को भी जो मुझे सुन रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार आता है, तो क्या करना है? स्टेप 1, 3 स्टेप फ्लू डाइट जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो उसी वक्त शुरू कर देना है। लेकिन अगर और जल्दी ठीक होना हो, 3 दिन कौन इंतजार करे, तो साथ में अगर बुखार है तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, एक बाल्टी लीजिए 42 डिग्री सेल्सियस यानी कि बहुत गर्म पानी लीजिए, एक कुर्सी लेके बैठ जाइए, दोनों पैर पानी के अंदर, आधे घंटे के लिए बैठे रहिए, बुखार उतर जाएगा। राइट, ये 3 स्टेप फ्लू डाइट। लेकिन अगर और ज़्यादा आपको जल्दी ठीक होना हो तो आपको घर पर ही दवाई बनानी है, बुखार उतारने की दवाई। मैं आपको बुखार उतारने की दवाई अभी सिखाई देता हूं, क्योंकि वो कोरोना का भूत टेलीविजन में है, न जाने किसको बुखार आ जाए और उस बुखार के चक्कर में आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं, और अब तो जो भी हॉस्पिटल जा रहा है उसका कोरोना टेस्ट तो शुरू हो ही गया है, और फिर आप उस षड्यंत्र के में बिना मतलब के फंस जाएं। तो इसको समझाने के लिए, अगर किसी को बुखार आ जाए तो 3 चीज़ें करनी है, 3 स्टेप फ्लू डाइट, और जल्दी ठीक होना है तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, बाल्टी का टेक्निक, और भी जल्दी ठीक होना है तो साथ में अपनी दवाई खुद बनाना सीख लीजिए। क्योंकि पिछली बार याद है, दवाई लेने मेडिकल स्टोर जा रहे थे तो मेडिकल स्टोर वाला फोन करता था एक और कोविड का पेशेंट आ गया, और उस इंसान को पकड़ के उठा के क्वारंटाइन करके, और ऐसे तो कई लोग थे, हजारों लोग जो हॉस्पिटल से वापस ही नहीं आए, उनकी लाश तक नहीं आई। तो यानी कि समय आ गया कि आपको अपना डॉक्टर खुद ही बनना पड़ेगा, अपनी दवाई तक खुद बनानी पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं बुखार की दवाई कैसे बनाएं। उसके लिए आपको ये दवाई बनाने का ये सभी के लिए है, जो हमारे मीडिया के पत्रकार हैं, आपके लिए भी है, क्योंकि आप भी इंसान हैं, आपको भी बीमार पड़ सकते हैं, बुखार हो सकता है, ऐसा तो है नहीं आप इम्यून है। राइट, तो क्या करना है, ये आप देख रहे हैं छोटा सा वेइंग मशीन है, 200-300 रुपये का, ये खरीद लीजिएगा, कहीं से मिल जाएगा। ये वेइंग मशीन, ये 1-1 ग्राम का हिसाब देता है। ये पहला स्टेप है, ध्यान से देखिए। और आपके घर के आसपास एक तरह का पेड़, इसे नीम का पेड़ कहते हैं, हर एक के घर के आसपास होगा। नीम के पेड़ को दुनिया में कई जगह पे ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड इसलिए क्योंकि नीम का पेड़ एक इकलौता ऐसा पेड़ है जिसके अंदर उसके छाल, उसके पत्ते, उसकी फ्लावर्स, उसके सीड्स, अगर सब कुछ हम यूज़ कर लें तो दुनिया की हर तरह की दवाई बन सकती है, हर तरह की दवाई बन सकती है, सारी चीज़ों को अगर हम इस्तेमाल कर लें तो उसे हम, इसीलिए उसे ग्रीन गोल्ड का नाम दिया गया है। अंग्रेजों ने इसे बोला था द विलेज फार्मेसी, क्योंकि तब अंग्रेज ये देखते थे कि भारत के गांव-गांव में सिर्फ नीम के पेड़ से सारे इलाज हो रहे थे, और तब अंग्रेजों ने, अब छोड़ दो यहाँ से, ठीक है रहने दो, आप तब ये देखते थे कि चाहे वो किडनी का इलाज हो, चाहे कैंसर का इलाज हो, नीम का पेड़ अकेला काफ़ी। तो जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, और उससे कई किलोमीटर तक कई सारे पेड़ पौधे सब नष्ट हो गए थे, एक पेड़ खड़ा रह गया था, वो था नीम का पेड़। तो नीम की पेड़ की कुछ खासियत है जिसकी वजह से उसे एमंग द मेडिसिनल प्लांट नंबर 1 माना जाता है। यूनाइटेड नेशन ने नीम के पेड़ को द ट्री ऑफ 21st सेंचुरी का ऐलान किया था 2011 में। तो खैर हम मुद्दे पे आते हैं। करना क्या है, आपको नीम के पेड़ के पत्तों का पाउडर बना लेना है। मैंने बना लिया है, उसको सुखा के अगर उसको पीस देंगे, ग्राइंड कर देंगे तो नीम के पत्ते का पाउडर बन ही जाएगा। नीम के पत्ते लिए, उसे धूप में सुखा दिया, फिर उसका ग्राइंड कर दिया, रख लिया, डब्बे में भर लिया। इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो पत्ते का पाउडर वैसे भी कहीं से मिल जाता है, आप खरीद लीजिए। खरीद लेने के बाद ये आ गए, ये नीम के छाल का पाउडर भी ऐसे ही बनता है, और नीम के तेल, बीज का तेल, ये खरीद ही लीजिए, बहुत सस्ता आता है, कहीं से भी ले लीजिए। ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास हैं, जो वो कैंसर हो या हार्ट हो या फीवर हो, हर तरह का इलाज आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो फीवर की बात कर लेते हैं। फीवर में क्या करना है, मान लो आपको फीवर है और आपका वेट है करीब 50 kg, राइट। हर 10 kg पे 1 ग्राम नीम का पाउडर। अगर 50 kg का इंसान है, उसे फीवर है, फीवर को कम करना है, तो कितना ग्राम पाउडर चाहिए हमें? 5 ग्राम चाहिए ना। तो अब मैंने ये लिया, ये तो छाल का है, ये नीम के पाउडर है, और इसमें से 5 ग्राम मुझे निकालना है। और 5 ग्राम निकालने के लिए ये वेइंग मशीन लिया, और वेइंग मशीन में अगर मैं ये रख देता हूँ तो ये वेइंग मशीन में रखा, तो इसका मैंने वेट देखा अबाउट 6 ग्राम है, और उसमें मैं ये डालता गया तो करीब आप अगर देख रहे हैं, ये है लगभग 5 ग्राम। तो ये डोज हो गया पहला, सुबह का, राइट। खाना खाया,
खाना तो क्या खाया, वो 3 स्टेप फ्लू डाइट लिया, फिर दोपहर को फिर 5 ग्राम, फिर शाम को फिर 5 ग्राम। तो ये एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल सारे गुण इसके अंदर है। तो संतुलित गुण है। तो ये आपको दिन में 3 बार लेना है। तो इससे जो खांसी, जुकाम, बुखार जिसको देख के डरा रहे हैं, वो पहले दिन में आपको आराम बड़ी तेज़ी से मिलेगा। लेकिन कोई अगर 50 केजी का ऊपर का कोई आदमी है तो हर 20 केजी में 1 ग्राम, यानी कि कोई अगर 70 केजी का तो कितने ग्राम होगा एक बार का? 6 ग्राम। पहले हर 10 केजी में 1 ग्राम, 50 केजी के बाद हर 20 केजी में 1 ग्राम। इस तरह से आपको ऐड करना है, अपना डोज तैयार करना है। और इस तरह से आप 1 दिन या 2 दिन के लिए ले लेंगे तो ये मामूली सा बुखार, खांसी, जुकाम जिसके बहाने आपको फंसाया जाने वाला था, उससे आप उस चुंगल से निकल सकते हैं। लेकिन ये तो हुई बात सिर्फ बुखार की, चाहे वजह बुखार की कुछ भी हो, वो बैक्टीरियल वजह है, वायरल वजह है, फंगल वजह है, कोई इन्फेक्शन है, वो हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि ऐसी परिस्थिति में अगर हम ये कर लें तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हम यही करते हैं अपने पेशेंट के साथ, अब खुद के साथ भी यही करते हैं। आप में से वो लोग जो नीम के हर तरह के नुस्खे को साइंटिफिकली समझना चाहते हैं ताकि किसी भी मेडिकल परिस्थिति में आप इस तरह की अपनी दवाई खुद की बनाएं और अपने और अपनों के का इलाज करें, तो उसके लिए एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स। 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये अभी जून महीने अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए bishrup.com/CNTP सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर फुल फॉर्म है इसका, यहाँ जाके फॉर्म भर सकते हैं। और ये 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, श्रीधर यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलेगा और 1 महीने के ट्रेनिंग के बाद आप सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। यानी कि ये पहला दुनिया में कोर्स है जो नीम बेस्ड प्रैक्टिशनर को तैयार करती है। और उसके बाद अलग अलग बीमारी में, हार्ट है, बीपी को नीचे करना है, शुगर को नीचे करना है, या माउथ कैंसर को ठीक करना है, तो उसमें क्या करें हम, साइंटिफिकली जो एविडेंस बेस्ड है उस पर ये बेस है ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो लेकिन आप में से वो लोग जो इतना मेहनत नहीं करना चाहते, कौन 1 महीने पढ़ाई करे, ऑनलाइन है सारा कुछ, हर संडे क्लास होगी, 4 ही क्लास है। लेकिन आप में से वो लोग जो ये सोचते हैं कौन इतनी मेहनत करे, तो उनके लिए हमने काम आसान कर दिया। पिछली बार याद कीजिए 2020 में कि इंसान जब किसी भी वजह से हॉस्पिटल जाता था, कैंसर की वजह से, हार्ट की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, तो सबसे पहले क्या होता था? पहले कोरोना टेस्ट होगा। इंसान हार्ट अटैक में तड़प रहा है, डॉक्टर बोल रहा है पहले मैं कोरोना टेस्ट करूंगा, फिर बोल रहा है आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, पहले कोरोना का इलाज होगा, डॉक्टर साहब हार्ट अटैक वो बाद में होगा। और ऐसा इलाज करते थे कि लाश भी घर पे नहीं आती थी, पैसे भी गए और लाश भी गए। तो खैर अब हमने ये देखते हुए कि ऐसी परिस्थिति दोबारा आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो पूरे देश में आज की तारीख में डॉक्टर BRC क्लिनिक @home खुल चुके हैं। डॉक्टर BRC क्लिनिक @home का ये आप लोगो देख रहे हैं। यानी कि जो भी इंसान जो मुझे सुन रहे हैं, कहीं भी आप रहते हैं किसी भी शहर में, बहुत चांसेस हैं कि आपके घर के नज़दीक या आपके शहर में कोई ना कोई डॉक्टर BRC क्लिनिक @home। @home का मतलब ये है कि आप जहाँ कहीं भी हैं और जो भी आपकी स्थिति है, अगर आप खा सकते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। तो डॉक्टर BRC क्लिनिक @home अभी करीब 12 देशों में है। भारत में 500 क्लिनिक्स हैं अलग अलग जगह पे। और इन क्लिनिक में जाने के बाद किडनी के पेशेंट हों, लीवर के पेशेंट हों, कैंसर के पेशेंट हों, हार्ट के पेशेंट हों, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हों, जादू की तरह किस तरह ठीक होते हैं, यही मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। यही आज का हमारा मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये टॉपिक भी है। और जो लोग ठीक हुए हैं, हज़ारों लोग, उनमें से करीब 150 से अधिक लोगों का केस स्टडी एंड टेस्टिमोनियल इकट्ठा करके आज किताब हम लॉन्च कर रहे हैं। किताब का नाम है द हॉस्पिटल ट्रैप। और ये किताब जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, ये किताब अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक bishrup.com/HT में जाके इसी वक्त आप किताब को डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। और ये 450 पेजेस की किताब है। इस किताब के 2 भाग हैं। एक भाग में बताया गया है किस तरह से अलग अलग बीमारियों के नाम पे ट्रैप में फंसाया जाता है। इस किताब का नाम ही है हॉस्पिटल ट्रैप, कि चुंगल में फंसाया जाता है। जिस तरह से कोरोना एक ट्रैप है, वैसे ही कैंसर ट्रैप, हार्ट ट्रैप, किस तरह से आपके टेस्ट को आधार बना के आपको फंसाया जाता है, वो एक भाग है। और दूसरा भाग फंसाए जाने के बावजूद भी किस तरह से पीछा छुड़ाएं, या किस तरह से डॉक्टर BRC क्लिनिक में आके हमारे पेशेंट्स ने पीछा छुड़ाया है। तो खैर समय आ गया इस किताब के रिलीज़ का। तो इस किताब को रिलीज़ करने के लिए सबसे पहले तो मैं हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक के अलग अलग शहरों से आए हुए जो डाइटिशियंस हैं, इनको अलग अलग शहरों में
डॉक्टर BRC क्लिनिक के जो डाइटिशियंस हैं, पहले तो उनका नाम लेके उनको मैं स्टेज पे बुलाता हूँ। डाइटिशियन करीम खान वेस्ट बंगाल से, आसनसोल से हैं यहाँ पे, प्लीज़ आइए आइए आइए। साथ में डॉक्टर अंकेश रंजन पाल, आप भी वेस्ट बंगाल से हैं यहाँ पे, प्लीज़ आइए, जिनके नाम बोल रहे हैं। डाइटिशियन जीना, दुर्गा जीना, भुवनेश्वर से, उड़ीसा से हैं, प्लीज़ आ जाएं स्टेज पे। राज किशोर, डाइटिशियन राज किशोर कोडवानी भोपाल से हैं, आ जाएं स्टेज पे। डॉक्टर आशीष त्रिवेदी न्यू दिल्ली से डॉक्टर BRC क्लिनिक चला रहे हैं, प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप भी न्यू दिल्ली से हैं, आप भी इधर आ जाएं। ये सब हमारे अलग अलग शहरों के जो डॉक्टर BRC क्लिनिक चलाने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, साधारण दिखने वाले मेरे जैसे, लेकिन इनका असाधारण काम अभी आप देखेंगे तो आपके होश उड़ने वाले हैं। जो काम इन्होंने किया है उसके सबूत आपके सामने लाऊंगा। तो एक बात तय है, आप मान जाएंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर हो, हार्ट हो, डायलिसिस डिपेंडेंट हो, हाँ, डाइटिशियन पिंकी मुंद्रा एंड डाइटिशियन राकेश, ये नीमच से, मध्य प्रदेश से, आप भी आ जाएं। तो वेलकम। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर बाई चांस आप किडनी के पेशेंट हैं, आप डायलिसिस में हैं, बाई चांस आप कैंसर से जूझ रहे हैं, बाई चांस आपके बॉडी में स्टंट लगी हुई फिर भी आपको चेस्ट पेन है, या आपके लिवर की फेलियर की वजह से आपके पानी में, बॉडी में पानी जम रहा है, तो याद रखिए, ये चेहरे अभी आपके सामने कुछ ऐसा हम पेश करेंगे, आपको यकीन आ जाएगा, आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं रहते हुए आप आसानी से ठीक हो सकते हैं। ऐसा कुछ लोगों ने करके दिखाया, वो सबूत हम दिखाएंगे। और मैं अब इन्वाइट करता हूँ मेरी धर्मपत्नी नीरजा रॉय चौधरी, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, द मैनेजिंग एडिटर ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। 10 मई को हमारा 20 साल कंप्लीट हुआ टुगेदरनेस शादी के, तब आपसे मिला नहीं पाया, तो आज मिला रहा हूँ आपसे। और हमारी जो टीम है, डॉक्टर नमिता प्लीज़ आइए, और हमारी टीम जिन्होंने ये किताब बनाने में और इन सबको ट्रेन करने में खास योगदान दिया, डॉक्टर संजू, रचना, अनामिका, जहाँ भी जगह मिले, और वो किताब भी। तो अब आपके सामने ये किताब की रिलीज होने जा रही है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इस किताब के माध्यम से आपके दिमाग के अंदर जो भय है कि बीमारी हो गई है, अब मैं मरने वाला हूं, वो भय तो दूर होगा ही, और आप जहां कहीं भी बैठे हैं, आप कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे आराम मिल सकता है, ये भी बातों का आपको क्लियर होगा। ये किताब हम फिजिकली यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन ये किताब जो लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, आप विश्वरूप.com/HT में जाके, हमारे मुकुटा मैन जी सर हैं यहाँ पे, संजय भोला जी, प्लीज़ प्लीज़ यहाँ। तो ये किताब में आइए सर, प्लीज़ आइए सर, ये किताब मैं बुलाऊंगा। इस किताब में हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक के जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो दर्ज है, और वो जो पेशेंट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स दर्ज हैं, उनके अगर वीडियो देखना है तो उसके QR कोड दर्ज है, उनके पहले के अभी के रिपोर्ट देखने हैं तो वो भी दर्ज है। हमने 150 टेस्टिमोनियल लिए, जितनी सारी बीमारियों को आपने सुना अब तक, वो सारे बीमारियों के एक एक सैंपल हमने डाला है, चाहे वो डायबिटीज़ टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, पार्किंसन हो, हार्ट हो, किडनी हो, लिवर हो, ब्रेन हो, हर तरह के, ताकि आपको ये पता चल जाए कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी भी आसानी से घर पर ठीक हो सकती है। जिन लोगों ने ठीक किया वो भी हमारे इसी आसपास अभी हैं, उनसे आपको मिलाता हूं, और आई एम एक्साइटेड कि और आप भी देखेंगे कि भयानक दिखने वाली बीमारी कैसे आसानी से ठीक होती है। तो आज विद दिस वी रिलीज द बुक हॉस्पिटल ट्रैप, राइट, और मैं उम्मीद करता हूँ ये बुक आपके दुख और दर्द को थोड़ा कम करने में मदद करेगी। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो अब बारी है एक एक बीमारी करके अपने मन से बीमारी का डर भगाना और बीमारी भी भगाना, एक एक करके। आज के तारीख में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो ये बोल सके कि मेरे घर में कोई बीमार नहीं है, और पूरे दुनिया में या हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा ही नहीं जो ये बोल सके कि मेरी बीमारी थी, एलोपैथी में गया, अब मैं ठीक हो गया। ऐसा है ही नहीं। लेकिन आज आप कुछ अजूबा देखने वाले हैं। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो भी मैं दिखाने जा रहा हूं वो सारा कुछ बहुत ही डिटेल में इस किताब में भी दर्ज है। इस किताब के एक एक पन्ने में एक एक पेशेंट के एक एक एविडेंसेस आप सबूत के तौर पे देख सकते हैं, उसकी जांच भी कर सकते हैं जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। और अगर डॉक्टर BRC क्लिनिक
पूरे देश भर में कहाँ कहाँ है, ताकि आप वहाँ जुड़ सकें। उसके लिए विश्वरूप.com/क्लिनिक में जाएंगे तो 500 क्लिनिक के आपको डिटेल मिल जाएंगे और उन तक आप पहुँच सकते हैं। ये क्लिनिक क्या है, कैसे काम करता है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। पहले तो वही हम देख लेते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक एक करके पेशेंट्स की। हम यहाँ पहले पेशेंट की बात करेंगे। आप जिन्हें देख रहे हैं अभी साक्षात यहीं पे हाजिर होने वाले हैं, पहले वीडियो में देखिए। इनका नाम है योगेश नागदा। ये पैनक्रेटाइटिस और क्रॉनिक लीवर फेलियर में ये हालत हो गई थी कि ये बेड रिडन हो गए थे, यानी कि बिस्तर में पड़ गए थे। 24 साल के हैं, स्वर्णिया महाराज मध्य प्रदेश से हैं। और आप ही हैं? अरे आप तो खड़े हैं। यहाँ तो इनकी हालत बुरी थी। ये सामने आप देख रहे हैं, ये खड़े हैं, लेकिन तब बेड रिडन थे। आपने देखा डॉक्टर BRC क्लिनिक में आए और अब थोड़ा बहुत लंगड़ा के चले और उसके बाद धीरे धीरे इनकी हालत ठीक होती चली गई और आज जो भी इनकी हालत है वो आपकी आंखों के सामने है। यानी कि लीवर फेलियर को, पैनक्रेटाइटिस को इन्होंने ठीक किया। लेकिन उससे पहले ये इनकी पहले की तस्वीर है, डॉक्टर BRC क्लिनिक में आए और मध्य प्रदेश में, और जिनके अंडर इन्होंने अपने आप को ठीक किया वो डाइटिशियन भी यहाँ मौजूद हैं आपके सामने। और इनकी हालत पहले क्या थी जब ये किसी और हॉस्पिटल में गए थे, पहले उन डिटेल की हम बात कर लेते हैं। और बात है 2024 में से लेके 15 जनवरी 2025 तक आप बुरी तरह बीमार रहे और जहां जहां गए, जैसे कि इंसान जाता ही है, चौधरी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर, जो कि इनके घर से 3 घंटे के रास्ते पे था, वहां गए और गए। लंबी सूची दवाइयों की इनको दी गई और दवाई देने के बाद इनकी हालत बद से बदतर होती चली गई, यहाँ तक कि चलना भी मुश्किल हो गया, बेड रिडन हो गए। और इन सब की रिपोर्ट्स इस किताब में अवेलेबल है, किताब में देख सकते हैं। और फिर इन्होंने जनवरी में डॉक्टर BRC क्लिनिक को कांटेक्ट किया और एक मिनट, बैक प्लीज, कांटेक्ट किया और जनवरी 2025 से लेके अभी मई आ गया है, ये दोनों बीमारियों से 100% पूरी तरह क्योर हो चुके हैं। 100%। आपने अपने जीवन में कभी भी ये सुना हो कि एक पेशेंट इन दोनों बीमारी से पीड़ित है? तो सुना होगा। क्या कभी ये सुना कि वो 100% ठीक भी हो गया? अगर नहीं सुना तो अब आपके सामने है। मैं तो ये शर्त लगाता हूं कि आपने नहीं सुना होगा, और सुना है तो आप दिखाइए वो कौन सा पेशेंट है, राइट। और इनके साथ क्या किया आपके सामने डाइटिशियन पिंकी भी यहाँ पे है, डाइटिशियन राकेश भी यहाँ पे सामने ये खड़े हैं। इन्होंने क्या किया, जब ये आए बेड रिडन हालत में और बाकी हॉस्पिटल में खूब सारी दवाई लेके लगभग कई महीने तक बीमार रहते हुए DIP डाइट पे रखा। DIP डाइट आपको सबको पता ही है, अगर नहीं पता तो जो किताब आज रिलीज हुई उस किताब में मिल जाएगा आपको। और धूप रोज दिखाया, 0 वोल्ट थेरेपी दी, ये भी आपको उस किताब में मिल जाएगा, हॉस्पिटल ट्रैक किताब में। अमली इनको दी गई और ग्राउंडिंग थेरेपी दी गई। और ये सारे जब दिया गया तो जितनी सारी प्रॉब्लम थी, चाहे वो दर्द था, चाहे वो बर्निंग सेंसेशन था, चाहे वो पैर का कंट्रोल लूज हो गया था, जितनी सारी दिक्कतें थी वो सारी दिक्कतें आज की तारीख में पूरी तरह शून्य हो चुकी हैं। पहले का रिपोर्ट भी है, आज का रिपोर्ट भी है, और ये रहे पेशेंट सामने। आप थोड़ा सा बता दीजिए। 100 में से एक ही बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर BRC की वजह से मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जो भी मेरे शरीर में समस्या थी, मैडम यहाँ मौजूद है पिंकी मुंद्रा जी, DIP डाइट्स और थेरेपी की वजह से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं पिंकी मुंद्रा नीमच मध्य प्रदेश से हूँ। सबसे पहले तो मैं खुद ही 2 साल पहले डायबिटीज़ की पेशेंट थी और बहुत सारे मेडिकेशंस पे रही फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद मुझे डॉक्टर विश्वरूप सर के बारे में पता चला, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 8 साल से जो मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ, आई मीन आयुर्वेदा प्रैक्टिस में, तो मुझे भी ये सब कुछ मेरे ही प्रैक्टिस में लाना चाहिए। उसके लिए मैंने सर के कोर्सेज ज्वाइन किए और हर पेशेंट पे मैंने DIP डाइट और 0 वोल्ट और सर के प्रोटोकॉल्स अप्लाई करना शुरू किया। उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे
अराउंड 80 to 90% सारे पेशेंट्स रिकवर होने लगे। उसी के रूप में योगेश जी यहाँ मेरे साथ है, जिनकी कंडीशन एक्सप्लेन करने में मैं बता नहीं सकती कि एक बार के लिए मैं भी डर गई थी कि बच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इनको उठा के लाया गया था। इनको 15 डेज तक इनका सोडियम लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा था और ना ये बात कर पा रहे थे। जब हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया, सर वर्चुअली हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमने इनका जो ट्रीटमेंट किया इतना फास्ट इन्होंने रिकवर किया और ये परफेक्टली फाइन है। एक छोटा सा मैसेज है डॉक्टर BRC क्लिनिक के मेरे सारे एक्सपर्ट्स के लिए। सर का नाम है, सर ये आपके लिए, सर का नाम है विश्वरूप, वो बंगाली में शायद विश्वरूप कहते हैं। आपने गीता में देखा होगा 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप धारण किया। क्यों किया? क्योंकि अर्जुन अपने लक्ष्य से पीछे हटने लगे, तो उनको उस लक्ष्य से साझा करने के लिए विश्वरूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बन के खड़े रहे। तो हमारे लिए ये तभी पॉसिबल हुआ है जब ऐसे महापुरुष कृष्ण अवतार में सारथी बन के हमारे साथ खड़े। तो मैं ऐसे महापुरुष को कोटि कोटि वंदन करती हूँ और मैं हर हमारे BRC नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट से बोलूँगी कि जब वो कृष्णा बन के खड़े हैं तो आप सब अर्जुन बन के खड़े रहिए मेरे भारत को स्वदेशी बनाने में। थैंक यू सो मच। हाय, दिस इज़ राकेश सिंगू, आई एम ए नाइस एंड वाइज एक्सपर्ट फ्रॉम तेलंगाना। आज का टॉपिक कोविड है, तो एक छोटा मैसेज देना चाह रहा हूँ। सर, ये जो कोविड टाइम पे ये जो मेडिकल लॉबी है, उन लोग इतना पैसा कमा लिया कि उन लोग को टेस्ट अभी भी नहीं जा रहा। तो उन लोग का प्लान्स जो भी है फ्रॉम कोविड से लेकर अभी तक 4 से 5 बार तक दे प्लान्ड सम पैंडेमिक। आपके वजह से उन लोग का प्लान्स पोस्टपोन होते जा रहा एवरी टाइम। तो अगर इस बार इन फ्यूचर अगर पैंडेमिक आया भी है, आई थिंक आवर टीम इज़ रेडी सर, उन लोग के साथ फाइट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये आपने पहला केस देखा। हमने हर बीमारी का एक एग्जाम्पल मैं सामने ला रहा हूँ ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया लगे। हम दूसरे पेशेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पेशेंट भी यहीं पे मौजूद हैं और ये आप देख रहे हैं, इनका नाम है हैरिसन बीबी और हमारे साथ यहीं पे हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। और पहले की जो कंडीशन है, यहाँ आने से पहले, अभी तो चल के आ रही हैं, तब ये व्हील चेयर पर थी जब ये पहले बीमार थी और ये डायलिसिस पे चली गई थी। किडनी फेलियर की पेशेंट हैं। इनका क्रेटिनिन 6 पे था और इनका ब्लड शुगर 400 पे था और यूरिन आउटपुट पेशाब 0 हो गया था। और जब हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक में आए तो हॉट वाटर इमर्शन करते हुए आप पिक्चर देख रहे हैं, जो कि हम हर किडनी पेशेंट को कराते हैं। और आज की जो इनकी परिस्थिति है सामने तो दिखाई दे रही हैं हैरिसन बीबी जी, लेकिन अगर मेडिकली हम बात करें तो जो सामने जो परिस्थिति अब है वो ये है। अगर नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे एक्सपर्ट जिन्होंने इनको पूरी तरह किडनी फेलियर को रिकवर कराया, यानी कि डायलिसिस मुक्त कराया, तो वो सामने यहाँ पे हैं डाइटिशियन करीम खान यहाँ। और हमारे क्लिनिक में आने से पहले 3 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक जहाँ पे इलाज हुआ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्लिनिक क्या नाम है? आमघाटा कृष्णनगर, मायापुर के पास है ना। तो यहाँ पे इनके डायलिसिस हुए, तब इनका यूरिन आउटपुट 0 था और उसके बाद आप डॉक्टर BRC क्लिनिक पहुँचे और उसके बाद वही जो थोड़ी देर पहले हमने योगेश जी के लिए बोला, वैसी थेरेपी साथ में हॉट वाटर इमर्शन आपने जोड़ दिया अभी का। हाँ, ये पता है मुझे। और उसके बाद अब ये डायलिसिस मुक्त हो चुके हैं। पहले किडनी के जो सारे सिम्टम्स थे, चाहे वो वीकनेस हो, चाहे गैस्ट्रिक इशू हो, चाहे बर्निंग सेंसेशन हो, चाहे 0 यूनिट आउटपुट हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, जितने सारे, चाहे वो व्हील चेयर पर आ गए हों, हाई शुगर हो, ये सारे के सारे अब नील, शून्य, एक भी सिम्टम नहीं है। आपकी आंखों के सामने पेशेंट हैं। और अभी का आपने क्रेटिनिन का रिपोर्ट दिया कितना? 0.87 अभी का क्रेटिनिन का रिपोर्ट है, जबकि उस वक्त का क्रेटिनिन था 6.2 था क्रेटिनिन, है ना। तो हैरिसन बीबी जी के साथ उनके बेटे आए हुए हैं। आप थोड़ा अपने माता जी के बारे में बताइए। मामी एक्चुअली आईसीयू में था, तो हम लोग को पता ही नहीं था जो ऐसा सेंटर है जो मम्मी को फिर रिटर्न लेके आ सकते, क्या नया ज़िंदगी मिल सकते है, मुझे मालूम नहीं था।
लेकिन बट मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर ने मुझे बोला था डायलिसिस ही करना पड़ेगा, क्योंकि किडनी का प्रॉब्लम है तो डायलिसिस ही करना पड़ेगा। तो 2 बार हमने डायलिसिस किया था। डायलिसिस करने के बाद फिर हमने यूट्यूब में देखता था सर का, मुनीष सर का ऐसा। तो बाद में हमको पता चला जो मोयापुर में हमारा नदिया डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है सर का, तो वो सेंटर में मिला। तो मिलने के बाद हमको बोला ऐसा ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट कराया, करने के बाद ठीक हो गया। जब मैं लेके गया था व्हील चेयर में, आज जब यहाँ पे लेके आया तो आज मेरा मामी खड़ा है, पैदल चल के आया। सबको बहुत धन्यवाद, सर को भी बहुत धन्यवाद, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये किया है सिर्फ आपके लिए सर। आज मामी मेरे सामने है, दोबारा जन्म मिला आज आप लोग के लिए सर, क्योंकि ऐसा पोजीशन में था। आप एक बार देखा सकते हो वो व्हील चेयर का जो फोटो है, आप देखा सकते लोगों को, एकदम बहुत ही डेंजरस था, बहुत डेंजरस था सर। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी व्हील चेयर पे जब भी आए थे मेरे पास तो व्हील चेयर में थे, और उनका ब्लड प्रेशर 210/101 और शुगर था 5.60 शुगर, हाँ 510 शुगर था। और 3 दिन में शुगर भी मतलब नॉर्मल आ गया, प्रेशर भी नॉर्मल आया। आपकी जो DIP डाइट है और हॉट वाटर टब से, और सब कुछ आपके वजह से हुआ है। आप सिर्फ यही नहीं है, पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। आपकी जो धमाल है पूरी दुनिया हिल रहा है। सिर्फ कोरोना नहीं, पूरी जो माफिया मीडिया ये है, माफिया मेडिकल माफिया है, वो पूरा हिल चुका है, डरे हुए है। एक दिन जरूर पीछे हट के बंद कर देंगे उनकी दुकान। तो सब आपके लिए थैंक यू सो मच। आप इसी तरह करते रहिए, थैंक यू। फोटो बाद में फोटो कर दें, फोटो बाद में दे देंगे, चलो बाद में फोटो कर दें। थैंक यू सर। अभी आपने पहले लिवर का पेशेंट मैंने आपको दिखाया विद रिपोर्ट्स, सारे रिपोर्ट किताब में अवेलेबल है, किताब की लिंक आपके पास अवेलेबल है। और अब ये अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे है, अगर उसका यूरिन आउटपुट 0 भी है, 0 भी है, जैसे हैरिसन बीबी जी का था, तो भी वो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। व्हील चेयर पर आ गए तो भी वो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, और सबूत आपके सामने है। अब हम बात कर लेते हैं अगले पेशेंट की। मोना बंसल नाम है इनका। मोना बंसल जी हैं यहाँ पे? आइए प्लीज़। और आप कैंसर के पेशेंट बोले जाएंगे, फाइब्रो एडिनोमा। और बात है 2014 से लेके 2015 की है ना, तो 10 साल हो भी गए। इसका मतलब ये है कि जब यही DIP डाइट कोई फॉलो करे तो ऐसा नहीं कि थोड़े दिन के लिए ठीक हो गए, हमेशा के लिए ठीक हो गए। उसका उदाहरण आपकी आंखों के सामने है। और पहले हम DIP डाइट फॉलो करने से पहले फोर्टिस हॉस्पिटल में इनका इलाज चला और मल्टीपल एलोपैथी दवाइयाँ दी गई। और उसके बाद आप थोड़ा सा आगे क्या हुआ, थोड़ी कहानी आप बताएं। और साथ में हमारे एक्सपर्ट भी हैं डॉक्टर आशीष त्रिवेदी, और उसके बाद आप भी थोड़ा सा पेशेंट के बारे में बताएं। एक्चुअली मेरे मम्मा को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और मम्मी को ब्रेन ट्यूमर जब हुआ आज से 25 साल पहले, तो उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था एम्स में। वो आगे के आगे बीमार होती चली गई। तब मैंने नेचुरोपैथी के बारे में मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ते पढ़ते नॉलेज मेरे को होगी, पर मेरे मम्मी प्रिंसिपल थे तो उन्होंने फॉलो नहीं करा उस चीज़ को। तो फिर मैं घर पे भी किसी को कुछ होता था तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता था। आई हैव 2 डॉटर्स। तो मैंने भगवान को बोला कि मुझे भी कुछ ऐसा कर कि मैं इनको प्रूव कर पाऊँ कि ये जो मैंने पढ़ाई की है ये सही है। उस चक्कर में शायद भगवान ने ज़्यादा ही सुन लिया और मेरे को ट्यूमर हो गया। तो आई वॉज श्योर कि मुझे कुछ करना नहीं, पर मेरे को घबराहट होने लगी कि अब क्या करूँ। मांग तो लिया पर इतना चप्पड़ फाड़ के देगा ये तो सोचा नहीं था। पर तब तक मैं डॉक्टर आशीष के कॉन्टैक्ट में किसी फ्रेंड के थ्रू आ चुकी थी। आई न्यू अबाउट हिम। तो छोटी मोटी कोई चीज़ होती थी तो आई यूज़ टू गो टू हिम। तो कभी क्रोसिन ये वो सब कुछ नहीं लिया। कुछ भी होता था तो कभी डॉक्टर को कुछ हो गया तो डॉक्टर आशीष से ठीक हो जाते थे। पर इस बीमारी में क्या करना है, जब इनसे मिली वो कहते कुछ भी नहीं है, हमारे लिए तो सब एक ही चीज़ है, कैंसर हो या फीवर हो। तो आई वॉज सरप्राइज्ड। तो बहुत अभी भी घबराहट हो रही है ये सब बताते हुए, वो सीन याद आ रहा है। तो हस्बैंड भी इंजीनियर है, उन्होंने बोला कि बॉस्टन चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, बट मुझे कहीं नहीं जाना था। तो मेरी सारी कजन्स डॉक्टर हैं, उनको कन्विंस करा कि आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट ऑन माई बॉडी। तो डॉक्टर आशीष ने बोला कि कुछ भी नहीं है, मतलब एक बार विल पावर स्ट्रॉन्ग करके आओ, तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो इनको मैंने फॉलो करा, जो भी डाइट और हर्बल कुछ मेडिसिन्स एंड एक्यूपंक्चर और वो जो DIP डाइट, उस टाइम तो मेरे को नहीं पता था DIP डाइट,
पर जो भी इन्होंने बोला बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत, क्योंकि मैं मीठा खाती थी और चाय पीती थी और सिर्फ पिज़्ज़ा टाइप ऐसी चीज़ों में की शौकीन थी, तो इन्होंने ये सब बंद करा दिया। तो करते करते 7-8 महीने पहले तो ट्यूमर वो बढ़ना शुरू हो गया, मुझे विश्वास ही नहीं था कि वो बढ़ेगा। 1 सेंटीमीटर से जब 3 सेंटीमीटर तक पहुंचा तब मेरे को घबराहट होने लगी। तो इन्होंने 3-4 महीने में मेरा एक्यूपंक्चर और ये सब करके वो कम होना शुरू हो गया। और 7 मंथ्स में 2016 1 जनवरी को जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक। और मेरे को तब भी विश्वास नहीं था। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर फिर से अल्ट्रासाउंड किया तो 2-3 बार करके इन्होंने मना भी करा कि मत कराओ, अब सब ठीक है, बट आई एम श्योर कि सब कुछ ठीक है। और वो डाइट वगैरह मैं जो नॉर्मल ले रही थी वो वापस ले रही हूँ। और अब लंगर भी लगाओ या मतलब आई टेक नॉर्मल, बस दैट्स इट। थैंक यू डॉक्टर साहब। और आपके मैंने यूट्यूब बहुत देखे, मेरी सिस्टर ने भी बताया, पर वो डॉक्टर आशीष से मिलने के बाद जब मैंने आपको देखा तो आई वाज, मतलब मेरी फैमिली में से 3-4 लोग हैं जो आपको फॉलो कर रहे थे, बट मुझे वो उस टाइम पता नहीं था। बट थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर आशीष बोल रहा हूँ। बेसिकली जब ये आई थी तो जो मेरे लिए चैलेंज था कि सिर्फ ब्रेस्ट ट्यूमर नहीं था इनको, कुछ ब्रेस्ट ट्यूमर के साथ पस आता था, ऐसे कटोरी भर के पस, ऐसे पस था कि आप कोई और भी देख ले तो घबरा जाए, ऐसा पस निकलता था। और वो 24 आवर निकलता रहा। और वो पिछले कब से निकल रहा था मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जब आई तो वो पस निकल रहा था। और वो पस ऑलमोस्ट 6 हफ्ते से ज़्यादा निकलता रहा और लो ग्रेड फीवर भी रहता था। तो ऐसे वाले कंडीशन है, बिना दवाई का ठीक करना या उनके अगेंस्ट जो एलोपैथी वाले कह रहे हैं वो उसको ना करना मेरे लिए भी चैलेंजेबल था। लेकिन मेरा ये ट्रस्ट था, मैं सर को जानता था और फिर नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस कर रहा था। तो मेरा विश्वास था कि जो नेचर कर सकती है वो शायद कोई और दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। तो मैंने इनसे पूछा मैम से कि क्या मैम आप 100% मुझे दोगे? अगर आप 100% दोगे तो ये डेफिनेटली क्योर हो जाएगा। इन्होंने कहा जी डेफिनेटली मैं 100% दूंगी। तो मैंने जो डाइट इनको दिया था -2 जो प्लेट है वो -2 प्लेट डाइट इनको दिया था और प्लस थोड़े बहुत एक्यूपंक्चर भी करे थे। 40 दिन या 42 दिनों के बाद वो पस आना बंद हो गया, अपने आप ही बंद हो गया और धीरे धीरे रिकवर हो गई। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं वो भी बड़ी आसानी से ठीक हो जाती हैं। इसका एक श्रेय मैं नेचुरोपैथी को दूंगा, लेकिन सेम टाइम डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी को भी बहुत बहुत क्रेडिट जाता है इसका, क्योंकि उनके बदौलत ये शायद सब मैं कर पाया। आप सबका मेरा धन्यवाद, मेरी तरफ से नमस्कार। तो ये उदाहरण भूलिएगा मत, ये उदाहरण आज से 10 साल पहले का, इट वॉज 10 ईयर बैक, 10 साल पहले, यानी कि वो ठीक होने के बाद 10 साल बाद भी आज भी जिंदा हैं, राइट। इसलिए ऐसा नहीं कि ठीक होने के बाद दोबारा से बीमार पड़ जाएंगे, जो कि नॉर्मली होता है। एक बार कैंसर पेशेंट है तो वो ज़िंदगी भर कैंसर पेशेंट बने रहते हैं, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत ही सिंपल बात आपने देखा, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में भी यही देखा, लिवर फेलियर में भी यही देखा और कैंसर में भी यही देखा। DIP डाइट फॉलो करना है, थोड़े से एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स हैं, थोड़े से हर्बल डिकॉक्शंस हैं और पूरी तरह से इंसान ठीक हो सकता है, आसानी से घर बैठे ही ठीक हो सकता है। ये उदाहरण है। चौथे उदाहरण की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये पेशेंट का नाम है अनिल कृष्ण पाल। आइए। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, आइस 82 ईयर्स के हैं, 85 है, 85 ईयर्स के अनिल कृष्ण पाल जी आसनसोल से आए हुए हैं। और आप सामने देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ आने से पहले, यानी कि डॉक्टर BRC क्लिनिक में आने से पहले 2018 से लेके पहले टाटा कैंसर हॉस्पिटल में इलाज हुआ, कोकिलेबेन हॉस्पिटल में हुआ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके जो अभी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंकेश रंजन पाल, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी ही हैं। लेकिन पहले, जैसा मेरे घर में भी होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो पहले शायद मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ वैसे ही कुछ हुआ होगा। लेकिन अच्छी बात है कि आपने आपके सुपरविजन में अपने पिताजी को पूरी तरह ठीक किया। तो लेकिन आपकी जो कहानी है थोड़ा आप बेहतर बता पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर AR पाल है। BRC क्लिनिक @होम का मैं फ्रेंचाइजी हूँ। मेरा सपना था, वो सपना साकार हो गया। और सपना ये भी था कि मेरा जो गुरु है, द्रोणाचार्य की तरह मैं इलाज करते रहा और गुरु जी से भेंट भी हो गया मेरा। तो ये मेरा खुश नसीब है। मेरा प्रैक्टिस बहुत दिन का है, लेकिन मेरा साइंस के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ 10 साल से। पिताजी का अचानक 2018 में टांग कैंसर हुआ। ये जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे कैंसर हुआ था जीभ के अंदर में, और वो धीरे धीरे स्वेलिंग होकर के एप्पल साइज का हो गया था, क्योंकि डॉक्टर जो डेंटिस्ट है वो 2 महीना में 14 गो दांत उखाड़ दिया था। तो उसके कारण एक ही जगह में बार बार अल्सर फॉर्मेशन के कारण वहाँ पे ट्यूमर बन गया, वो कैंसर में फॉर्मेशन हो गया है। और इतना बड़ा हो गया कि पापा बात करना तो दूर, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। अचानक मेरा चेंबर में पापा का फ़ोन आया कि मामी फ़ोन किया हमको कि तुम जल्दी घर में आ जाओ, पापा ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। क्योंकि पापा जस्ट
ईएनटी डॉक्टर को दिखा करके आया और ईएनटी डॉक्टर टाटा कैंसर करके रेफर कर दिया। पापा समझ में आ गया, एडुकेटेड पीपल है, तो हम चेंबर से घर में आ गया। आकर के देखा कि पापा का मुंह खा किया हुआ है, सुबह का जो कंडीशन था उससे भी ज़्यादा स्वेलिंग हो गया। तो मेरा भाई बोला कि तुम देर मत करो, तुम बॉम्बे में लेके चल जाओ। तो मैंने टाटा कैंसर हॉस्पिटल में लेके चला गया। तो वहाँ पे बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन बहुत दिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो मैं तुरंत कोकिलाबेन हॉस्पिटल में चला गया। तो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में डॉक्टर मंदार देशपांडे साहब, रिपोर्ट मेरे पास ओरिजिनल है, कोई अगर देखना चाहते हैं मीडिया भाई देख सकते हैं, ओरिजिनल रिपोर्ट है। तो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में बायोप्सी किया, सब तरह का 2-3 बार बायोप्सी हुआ पापा का जीभ का, और ऑपरेशन करने के बाद भी बायोप्सी हुआ। डॉक्टर मंदार देशपांडे जाने माने ऑन्को सर्जन है, उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद बोला यहाँ से जो 24 लिम्फ नोड है पूरा निकाल दिया था, मैसिव ऑपरेशन हुआ था यहाँ से। और निकालने के बाद हमको बोला मौचाक में मैं ढील मार दिया, अभी मौमाछी जो है सब शरीर में मेटास्टेसिस हो जाएगा। क्यों? अगर तुम केमो और रेडिएशन नहीं लगाओगे तो 12-14 केमो और रेडिएशन हमको लगाने बोला। तो मैंने बोला कि सर मेरा पिताजी का जिंदगी कितना दिन का है? बोला कि ये बोलना बहुत मुश्किल है, 3 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है। तो मैं बोला तो मैं ये इलाज क्यों कराऊं जो इलाज में मेरा पिताजी का जिंदगी नहीं बच पाएगा। तो मैं वापस घर में आ गया, मेरा भाई के साथ मशवरा किए, मेरा माँ के साथ मशवरा किए, बोला तुम्हारा इलाज चालू करो। तुरंत मैं उसी दिन सर को मेल भेजा और वीओपीडी में मैं सर का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया। और वीओपीडी के दौरान उस समय में सर का वीओपीडी में बहुत सारा पेशेंट को कराया था, और वीओपीडी के दौरान सर का पूरा चार्ट मेरे पास आ गया। रॉ डीआईपी डाइट पापा को मैं 1.5 साल रखा, रॉ डीआईपी डाइट, तो विदाउट कुक फूड। रॉ डीआईपी डाइट का मतलब है विदाउट कुक फूड। पापा का दांत भी नहीं था, जूस कर करके हम लोग देते थे पापा को, सनलाइट देते थे बहुत ज़्यादा। और मेरा माँ और पापा एकदम पूरी तरह से इसको फॉलो करके 1.5 साल में मेरा पापा का नया जिंदगी आ गया है, कैंसर मुक्त जीवन। आज 2025 है, मेरा पापा जिंदा है, रोज सुबह 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलता है, योगा 1 घंटा सुबह शाम करता है, अपना गार्डनिंग खुद करता है, बाजार मार्केटिंग वगैरह सब कुछ खुद करता है। ये जीता जागता मेरे पास मेरा पिताजी है। कैंसर पेशेंट तो बहुत है मेरे पास, 4-5 और कैंसर सक्सेस स्टोरी मेरे पास है। पिताजी को लेके इसलिए आया ताकि सबको तसल्ली हो जाए, मेरा इलाज मेरा घर से ही शुरू हुआ। कैंसर का ट्रैप से बचने के लिए मेरे सामने में सर का जो ट्रैप है, बहुत सारा ट्रैप के अंदर में कैंसर का ट्रैप है, वो मेरे सामने में मेरा पिताजी है। तो कैंसर ट्रैप में कभी भी मत फंसिए, सर का जो इलाज है वो जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। मेरा ये कहना है और ये मानना भी है, नेचुरोपैथी जिस तरह से हमारा भगवान नेक्स्ट टू गॉड डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जिस तरह से हम लोग को रास्ता दिखाया, इसके अलावा इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। लेमैन के तौर पे जो आम इंसान है वो भी इसको फॉलो कर सकता है। तो धन्यवाद सबको और थैंक्स टू सर। सर को आज आमने सामने भेंट हुआ, ये मेरा दूसरी बार है। सर के साथ और एक बार भेंट हुआ था 10 साल पहले, लास्ट डे ऑफ डायबिटीज़ का जो किताब रिलीज हुआ था, उस किताब को मैंने उस समय में मैंने आया था, सर के साथ भेंट हुआ था। ये फरीदाबाद में ही है और ये मेरा दूसरा टाइम सर के साथ भेंट हुआ। आगे जाऊंगा बीआरसी डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के साथ, और भी आगे और भी कुछ करना है, देश और दुनिया को दिखाना है कि हम लोग विश्वरूप राय चौधरी का स्टूडेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। काफ़ी जोश बढ़ा और आई एम श्योर कि आपके दिमाग में जो कैंसर का डर है वो काफ़ी कम हो गया होगा, राइट। और जो आपने देखा इससे ये साबित होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे पास आके ही आपको ट्रेनिंग लेना ठीक होना है। जो जहाँ पे भी बैठे हैं वहीं बैठे हुए, जितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना वो किसी ने बताई हो, वो आसानी से ठीक हो सकती है। और ये लाइव एग्जाम्पल तो है कि इस उम्र में भी अगर पूरी तरह ठीक हो सकता है, पूरी तरह से, तो किसी भी उम्र में ठीक हो सकता है। बढ़ते हैं हम अगले हमारे एग्जाम्पल की तरफ, अगले पेशेंट की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। वापस 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 वापस। ये संगीता मंडल हैं यहाँ पे, संगीता मंडल। अच्छा आप यहाँ पे हैं, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। आप देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट का चेहरा ऐसे होता है, सूज जाता है, जैसे कि यहाँ आप संगीता का चेहरा देख रहे हैं। पूरी बॉडी में सूजन आती है, चेहरे पे सूजन आती है, बड़े बड़े स्टेरॉइड देते हैं और ज़िंदगी भर दवाइयों पे रखते हैं और पेशेंट ज़िंदगी में कभी भी ठीक नहीं होता। ये सिर्फ हालत वक्त से बदतर होती है। तो ये पहले की तस्वीर यहाँ पे है और संगीता अभी यहाँ सामने है। और अब माइक में इन्हीं को दे रहा हूँ, आप में से कौन बताएगा? आप बताएंगे, आपके तरफ से, आप इनके पिताजी हैं। बांग्ला 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 में बोलिए, बांग्ला आता सबको। সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি। কিন্তু আজকে আমি একটা কথা বলতে চাই মিডিয়ার সামনে। আজকে এলোপ্যাথিতে আমি মোটামুটি 4 লক্ষ টাকা ব্যয় করে সেরেছি আজকে 5 বছরে। কিন্তু একজন আমার বন্ধু যিনি আমার স্যারকে, যিনি দুর্গাপ্রসাদ জানা, এনার পাশে আমাকে নিয়ে যায়। যাওয়ার পরে আজকে আমি 5 মাস মেয়েকে আমি ডায়েট ফলো করেছি, যার জন্য আজকে আমি সম্পূর্ণ আমার মেয়ে যে কিডনির প্রবলেম ছিল সেটা আজকে হাইটেক মেডিকেল থেকে আমাকে রিপোর্ট দিয়েছে যে তোমার মেয়ে সম্পূর্ণ এখন সুস্থ।
যার জন্য আমি স্যারকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে এমন একটা থেরাপি আমাদের মাধ্যমে এনেছে, যিনি ওনাকে আমি কোটি কোটি প্রণাম দিতে চাই, আর স্যারকে भी আমি কোটি কোটি প্রণাম দিতে চাই। যেহেতু আজকে আমার মেয়ের অবস্থা, আমি বহুত কষ্ট করে বহুত জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু কোথা থেকে আমি সাকসেস পাইনি। যার জন্য 5 মাসে যদি এমন একটা কিডনির পেশেন্ট যদি ভালো হতে পারে, সে থেরাপি আমরা কেন আজকে এই দুনিয়ার মাধ্যমে দেখাতে পারবো না মিডিয়ার সামনে। এই জন্য আমি বলতে চাই মিডিয়া ভাইকে এবং আমার যত দেশের যারা দেখছেন তাদেরকে আমি বলতে চাই যে ডিআইপি ডায়েটের মাধ্যমে সব রোগগুলো ঠিক হতে পারে। যেমন আজকে আমার মেয়ে আমার সামনে, উনি কিছু বলতে চান। তোমাকে ডিআইপি ডায়েট কতদিনে তুমি ঠিক আছে বলো, বাংলায় বলো, বলো যে তুমি কতদিনে ঠিক হয়েছে। আমি 3 মাসে ভালো হয়েছি। আমার নাম সঙ্গীতা মণ্ডল, আমি উড়িষ্যা থেকে এসেছি। আমার যে ভালো করেছে তাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ। দেখুন, স্যারকে আমি বলতে দিচ্ছি কিছু হিন্দিতে বলবে। আমি বাংলা ও হিন্দি তো ঠিকসে বলতে পারি না, উড়িয়া বলতে পারি, কিন্তু উড়িয়া বুঝতে পারি না বলে যার জন্য আমার স্যারকে थैंक यू। मेरा नाम दुर्गा जना। मैं एक्चुअली इससे पहले से मेरे बारे में 1-2 मिनट के लिए बोलना चाहता हूँ, अगर आपका परमिशन है तो। मैं बाहर नौकरी करता था और उस दरमियान मैं डायबिटीज़ बीपी वगैरह मेडिसिन खा रहा था। अभी ऑस्ट्रेलिया में जब था, अभी मेडिसिन खाने के बाद भी 450 से नीचे नहीं आ रही थी। और उसी टाइम पे मैं जानता नहीं था विश्वरूप राय चौधरी कौन है, इसे मैं जानता नहीं। और उनका एक यूट्यूब में वीडियो देख के मेरे ऊपर मैं शुरू किया था, और एक ही दिन में बीपी का मेडिसिन में फेंका था और 5 दिन में डायबिटीज़ मेडिसिन फेंका था। और वो भी सब लोग जो बोलते हैं आम नहीं खाना है, उस साल जितना आम में खाया बचपन से तब तक इतना नहीं खाया था। तो जो लोग बोलते हैं आम खाने से डायबिटीज़ बढ़ता है, एग्जाम्पल सामने बैठा हूँ। और ये था 2016 नवंबर की बात। आज से तब से आज तक तो हमने हमारे घर में मेडिसिन कुछ आया नहीं। और दूसरी बात संगीता मंडल की बात। संगीता मंडल जब मेरे पास आया था, आपने तो सब लोगों ने देख दिया उसी टाइम पे क्या फ़ोटो था, कैसे दिख रही थी। मैं उसको बस इतना ही बोला, कुछ नहीं हुआ तो तुम सब ठीक है। उनको बोला बस आया है तो ठीक है, ये डाइट खाओ। बस ये डाइट करने के बाद वो खुद ही उनका पिताजी मेरे को फ़ोन करके बोल रहे थे कि उनका कुछ सिम्टम्स है ही नहीं, धीरे धीरे कम हो गया। और लास्ट टाइम जो इन्होंने एक हॉस्पिटल में गए थे उनका कंप्लीट चेकअप करने के लिए, वो चेकअप करने के बाद डॉक्टर भी यकीन नहीं किया उनको दिखा के, और डॉक्टर ने उनको पूरा टीम अप डॉक्टर वो हॉस्पिटल का उनको इंटरोगेशन जैसे करना शुरू किया था। तुमने कैसे ठीक हुआ कि वो 2 साल बोलते हैं 2 साल से मेडिसिन खाया नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो असंभव चीज़ें हैं। और ये जो मेरे पास आए थे पहले, ये टेस्ट रिपोर्ट लेके आए थे एक बुकलेट का, और अभी का जो है मतलब रेगुलरली चेकअप करवाते थे, और अभी सब लोग देख सकते हैं डिफरेंस क्या है। थैंक यू सर। और पहले उन लोगों ने गए थे SCB हॉस्पिटल, जो उड़ीसा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है रिसर्च सेंटर, SCB हॉस्पिटल, SCB मेडिकल कॉलेज कटक, और उसके बाद शिशु भवन में भी गए थे, और हाईटेक हॉस्पिटल भुवनेश्वर। ये तीनों हॉस्पिटल में बहुत घूमे ये लोगों ने। वो ये तो खुद ही बता दिया 4 लाख से ज़्यादा खर्चा किए हैं, तो उसके बारे में वापस रिपीट नहीं किया। और मेरे पास आने के बाद उनको कितना खर्चा हुआ, उनको बोला कि फल सब्जी खरीदते तो खरीद सकते तो खरीदो, नहीं तो आपका गांव में जो भी फल होता है उसको ही खा लो। और 0 वोल्ट थेरापी में जिया था। 0 वोल्ट थेरापी क्या बोला था, बच्ची को बोलो नंगे पाँव बस गांव में हमेशा खेलते रहे, पूरा गांव में नंगे पाँव दिन भर जितना बाहर घूमते रहे वो भी अच्छा है, बस 0 वोल्ट थेरापी हो गई। और बाद में घूमते रहे तो सनलाइट थेरापी भी हो गई, दोनों का दोनों एक ही चीज़ हो गई। और बीच में और एक दिया था सनलाइट हॉट वाटर इमर्सन। हॉट वाटर इमर्सन उनको बोला था अपने घर पे कुछ तो व्यवस्था करके गर्म पानी में डालो। वो कैसे किया था, वो अपने जुगाड़ करके गर्म पानी घर में बना के, वही उनका ट्रीटमेंट था। और DIP डाइट तो वही था, DIP डाइट में वही था कि खाना खाओ कि जो भी कच्चा मिल सकता है आपके घर से, घर के आसपास में जो भी इवन पत्ता वगैरह साग है वो भी जो कच्चा चबा सकते हैं तो खाओ, यही है उनका डाइट था।
आपने भी संगीता मंडल का केस देखा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, और जैसे यहाँ पे 2021 से लेके 2024 तक अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा, हालत बद से बदतर होती गई। और उसके बाद जब हमारे डाइटिशियन दुर्गा जीना के कांटेक्ट में आए और उसके बाद कुछ समय में पूरी तरह स्वस्थ हो गए और अभी भी 100% रिकवर्ड हैं, क्योर्ड हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो ये उदाहरण मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको? ये उदाहरण का सिर्फ एक ही मकसद है, आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं पे आपके शहर में हमारा डॉक्टर BRC क्लिनिक है, और क्लिनिक में जो हमारे डाइटिशियंस हैं उनको देखिए आप, उनके दिल के अंदर एक ही तमन्ना है कि आप ठीक हो जाएं, और कोई लालच नहीं है। और इसीलिए वो बता भी रहे हैं कि उनको कैसे ठीक किया, यानी कि जो भी इन्होंने किया वो आप बिना हमसे मिले करेंगे तो भी ठीक हो जाएंगे। फिर भी थोड़ी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपके अंदर हिम्मत बनी रहे। तो खैर, हम अगले पेशेंट की तरफ बढ़ते हैं। हम अलग अलग बीमारी का देख रहे हैं, अगले और एक दो पेशेंट ले लेता हूँ। ये सारे पेशेंट के सारे रिपोर्ट पहले के अभी के अगर आपको देखना है तो जो किताब है हॉस्पिटल ट्रैप, जो आज हमने रिलीज़ किया, bishorup.com/ht में जाके वो किताब डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। और अगला अगर ले, नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट यही नीलम चावला, प्लीज आइए। ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर लंग तक फैल गया ऐसा इनका, और ये सबसे पुराना केस है। और बात सारी शुरू होती 2005 से और 2023 तक, और उसके बाद 2023 से 2025 तक। और हमारे साथ, इनके साथ जो डाइटिशियन है अनिल कुमार, जो डॉक्टर BRC क्लिनिक चलाते हैं, वो भी सामने हैं। तो थोड़ा अपनी कहानी, अपनी जुबानी हमारे ऑडियंस को बताएं। सबको मेरा नमस्कार। मैं नीलम चावला दिल्ली में रहती हूँ और मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ। आज से 2005 में मेरा ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो मैंने गंगाराम हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाया। मेरी 8 कीमो हुई और उसके बाद मेरा 5 साल मैंने मेडिसिन खाई और मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरी ब्रेस्ट भी रिमूव करी उन्होंने। तो उसमें थोड़ा टाइम में ठीक रही। उसके बाद अभी 2 साल पहले मेरे को फिर दोबारा से प्रॉब्लम हो गई। तो ये डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी के पास गए, तो उन्होंने हमारे को बोला कि आप हिम्स में डॉक्टर BRC के अंडर जो वो कहते हैं वो करो। तो मेरे बेटे ने भी बहुत स्टडी करी, बेटी ने भी, बच्चों ने भी करी, और डॉक्टर साहब ने बताया। तो फिर हमने इनके इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ 1 हफ्ता में रही जाकर वहाँ उन्होंने सारी जो थेरेपीज बताई मेरे को करने के लिए, वो हमने सब करी। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि पत्ते खाने से या नीम खाने से या थेरेपी करने से, गर्म पानी में बैठने से क्या इंसान ठीक हो सकता है। मेरे लंग्स में 6 इंच का कैंसर बता दिया था मेरी रिपोर्ट जब मैंने टेस्ट करवाया था। तो इसके बाद लेकिन मैं हैरान हो गई कि मेरी वहाँ एडमिट होने के बाद मेरा 4 दिन के अंदर ही बीपी, जो मैं इतनी परेशान थी और रोज़ गोली खाती थी, मेरा बीपी ठीक हो गया, मेरी शुगर ठीक हो गई, मेरी बाकी बीमारी सब ठीक हो गई। और ये मेरे को इतना रिलीफ मिला इसमें, और मैं अब 95% ठीक हूँ, और मैं कहूँ कि 99% ही ठीक हूँ। और ये सब हुआ डॉक्टर साहब की वजह से, विष्णु राय चौधरी की वजह से। मैं तो ये कहूँगी कि भगवान खुद उतर के नहीं आते, वो अपने दूत भेजते हैं। तो ये भगवान के दूत ही हैं विष्णु राय चौधरी। भगवान इनको बहुत लंबी उम्र दे और ये ऐसे समाज की सेवा करते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव। पिछले 25 साल से इनकी बेटी के ससुराल से मैं अटैच्ड हूँ। ये इतने नज़दीक थे कि मैं डायरेक्ट इनको नहीं बोल सकता था कि आप ये पद्धति को अप्लाई करो, इसलिए मैंने इनको हिम्स में भेजा। अभी सुना ही आप लोगों ने कि इन पर इनको विश्वास था नहीं, लेकिन जब वहाँ इन्होंने देखा फिर इन्होंने विश्वास किया और उसको फॉलो किया, और आज आपके सामने में है। और अभी मानते हैं कि हाँ, इसे मानने क्या ये ठीक हो चुकी हैं, और उसके हिसाब से अब ये खुद ही बहुत बतला रही हैं। और इनके साथ साथ इनकी बेटी जो इनको सबसे पहले विष्णु राय सर आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और अनिल सर आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों की वजह से आज मेरी मम्मी का जो कैंसर रिलैप्स हुआ था 2 साल पहले, शी इज़ ओके, शी इज़ स्टेबल, शी इज़ फाइन। अभी हमने कल ही उनकी रिपोर्ट्स चेक कराई हैं। जो ब्लड रिपोर्ट्स आज से 1.5 साल पहले बहुत ख़राब आई थी, कल बिल्कुल परफेक्ट आई हैं। हम कैरी कर रहे हैं वो रिपोर्ट्स, आप देख भी सकते हैं जो देखना चाहें। एट द सेम पॉइंट इन टाइम आई वुड लाइक टू कन्वे वन मैसेज टू एवरीबडी हेयर कि आप लोगों को किसी को भी कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भगवान जी ने हमको जो लिम्स दिए हैं, हमारे अंग दिए हैं, वो बहुत प्रेशियस हैं। मेरी मॉम का सर्जरी से ब्रेस्ट रिमूव हो चुका है, बट BRC में आने के बाद आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप
आपको किसी भी तरह की सर्जरी, किसी भी तरह के कीमोथेरेपी, रेडिएशंस के लिए ज़रूरत नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ 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 जितना हो सके आप बीआरसी को फॉलो करिए, उनकी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट को अपनाइए, अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए और अपने पेरेंट्स, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। एट द सेम पॉइंट इन टाइम डॉक्टर आपको एक बात बोलना चाहेंगे, वो ये ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, माई ब्रदर, माई सिस्टर, हु सो दैट इज़ लाइक वॉचिंग अस, कि डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, वो हमने आपको देखा है। यू आर नो लेस देन ए गॉड, यू आर ए मैजिशियन, यू आर ए गॉड फॉर अस, ट्रीटिंग आवर मदर, शी इज़ स्टेबल, शी इज़ फाइन, ऑल बिकॉज ऑफ योर ट्रीटमेंट विच वी हैव फॉलोड। नहीं तो हम आज से 1.5 साल पहले बहुत परेशान हो गए थे कि कैंसर रिलैप्स हो गया, अब क्या करें, कहाँ जाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड आपकी इस मुहिम को जो आप लोगों को ठीक करने के लिए चला रहे हैं विदाउट एनी पर्सनल आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अदर थिंग, आपका जो मुहिम है, नेचर को अपनाइए, डॉक्टर बीआरसी की थेरेपीज़ को अपनाइए और अपने आप को ठीक रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और बता दूं, अभी ये इनका ठीक हो चुका था, फिर से इन्होंने वही टेस्ट करवाया जो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए होता था, और उसके बाद फिर उसमें आगे भी फिर ये अगर इनको गाइड नहीं किया जाता तो फिर से ये उसी थेरेपी पे जाती और उसी तरह से फिर टेस्ट करवाती और दोबारा हो जाता। जो कि हम लोग के यहाँ कहा गया है कि भाई टेस्ट पे ध्यान ना दो, अपने सिम्टम पे ध्यान दो, और सिम्टम की वजह से आप ठीक होती हैं। इसलिए आप ठीक है और आप सभी लोग ठीक होइए हमारे विश्वरूप जी के द्वारा और इनके टीम के द्वारा, बल्कि इनके पूरे वर्ल्ड में जो बैठे हुए हैं लोग, खास करके हमारे डॉक्टर नमिता जी, इनको बहुत नज़दीक से मैं देखा, वो हमें नहीं जानते, मैं इनको नज़दीक से जान रहा हूँ, और इस पूरी टीम को बार बार मैं इन लोगों से मिलता रहता हूँ, सर से भी मिलता रहता हूँ। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिए और नेचुरल वे में आइए ताकि आप लोग ठीक हो सकें। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि लगभग 2005 से लेके कितने साल हो गए, ये करीब 18 साल बड़े से बड़े हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हुए, गंगाराम हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, राइट, ये और इसके अलावा भी कहीं गए थे, श्री वेंकटेश्वर हॉस्पिटल। तो ये समझना पड़ेगा हॉस्पिटल की बिल्डिंग को देख के कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत सारे मशीनें हैं, यहाँ तो मैं ठीक हो ही जाऊँगा। वहाँ जाने से सिर्फ एक ही इंसान को फ़ायदा है जो वो हॉस्पिटल चला रहा है। और जबकि यही चीज़ अगर 2005 में इसी तरह के डाइट पे आ जाते तो ये इतने साल, 18 साल जीवन के जो हैं वो आपके बच जाते। लेकिन आपकी वजह से जो भी लोग सुन रहे हैं उनकी ज़िंदगी आगे सुधर सकती है कि सिर्फ ये करना है जो अभी आपने बताया अभी कि इतना करेंगे, बी ऑन द डाइट, द काइंड ऑफ डाइट जो हम एडवाइस करते हैं वो बुक में आपको लिखित में दिया हुआ है, उसको कीजिए और आप देखेंगे कैंसर जो भयंकर नाम लगता है वो कितनी आसानी से बॉडी ठीक कर सकता है। थैंक यू आने के लिए, थैंक यू थैंक यू। हाँ, रिपोर्ट भी लाए हैं, बाद में देखता हूँ रिपोर्ट। हम हॉस्पिटल ट्रैप आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आप यही देखेंगे कि हम रिपोर्ट से ज़्यादा पेशेंट को, इंसान को देखते हैं। इंसान को ठीक करना है, रिपोर्ट को ठीक नहीं करना है। यही है हमारे हॉस्पिटल ट्रैप का मुहिम। द नेक्स्ट पेशेंट इज मनोज ददलानी, हमारे अगले पेशेंट हैं। सर आए, भोपाल से आए हैं स्पेशली अपनी कहानी आप तक पहुंचाने। इनकी पूरी कहानी हॉस्पिटल ट्रैप बुक में ऑलरेडी है और इनके जो डाइटिशियन हैं जो वो हैं राज किशोर, जिनके पास आए थे। जब शुरू में आने से पहले आप इंसुलिन डिपेंडेंट थे, 120 यूनिट इंसुलिन, जो कि काफ़ी मात्रा में बोल सकते हैं, 120 यूनिट हर दिन इंसुलिन लेते थे। अभी कितना इंसुलिन ले रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। मैं कोविड हुआ था मुझे 2021 में, तो उस समय 120 यूनिट, 40 सुबह, 40 दोपहर को, 40 शाम को इंसुलिन लेता था। और डॉक्टर कोडवानी जी से मेरा परिचय हुआ, उन्होंने डॉक्टर बीआरसी से परिचय करवाया और इनकी डाइट शुरू करी। मात्र 21 दिन में मेरी इंसुलिन बंद हो गई, मीन्स 120 यूनिट्स केम डाउन टू 0। 21 दिन में इंसुलिन बंद हो गई और सिर्फ रॉ डाइट से, फ्रूट्स और सलाद। और फ्रूट्स तो मैंने, मतलब कि मेरे को डायबिटीज़ हुई थी 97 में और इंसुलिन लगना शुरू हुई थी 2015 में। और जब इन्होंने मेरे को बोला कि अब तुम सारे फ्रूट्स खा सकते हो, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं वंचित रहा चीकू से, केले से, आम से, अंगूर से 30 साल 25 साल तक। और उसके बाद मैंने इतना भरपूर खाया और आज आपके सामने हूँ। इस डाइट से मैंने करीबन 35 किलो वज़न भी कम किया, 35 kg वज़न लूज़ किया और अभी फिट हूँ, हेल्दी हूँ। और कंप्लीट इंसुलिन मेरी 21 डेज़ में बंद हो गई थी, मात्र 21 डेज़। मैं राजकिशोर कोडवानी भोपाल से हूँ। पिछले 25 साल से एक्यूप्रेशर थेरेपी का इसमें जुड़ा हुआ हूँ।
सर से करीबन 10-12 साल से मैं जुड़ा हूँ। जब मनोज जी मेरे पास आए तो इनकी इंसुलिन देखने के बाद जब इनको मैंने बोला कि डाइट से आपको सब पूरा क्योर होना है, तो ये भरोसा नहीं कर रहे थे। खास करके मैंने कहा आपको आम भी खाने का मौका मिलेगा, आम भी खाइए, और इन्होंने भरोसा किया धीरे धीरे। और 21 दिन बाद जब इनकी इंसुलिन छूटी तो इन्होंने और स्पीड पकड़ ली और अच्छे से इन्होंने पूरा किया। ऐसे ही लोग ठीक होते हैं। बस हमको भरोसा करना है नेचर के ऊपर, सर के ऊपर। सर ने जो हमको गाइड किया है, शायद ही आज के ज़माने में कोई निस्वार्थ इतना करता होगा जो सर कर रहे हैं। ये निस्वार्थ काम हो रहा है और हम इनके साथ लगे हुए हैं। और सर की टीम में हम लोग ऐसे योद्धा जैसे लगे हुए हैं। हमें मालूम है कि सर हमें हारने नहीं देंगे। धन्यवाद सर का। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपने अभी कुछ कहानियाँ देखी, 7 अलग अलग बीमारियों के 7 अलग अलग पेशेंट, अलग अलग टाइम लाइन के देखे, अलग अलग शहरों से आए हुए देखे। मकसद एक कि आपके दिमाग से बीमारी का डर को भगाना और फिर बीमारी को भी भगाना। सोल्यूशन भी सबने अपना अपना दिया। हॉट वाटर इमर्शन, DIP डाइट, जीरो वोल्ट थेरेपी, अम्ली, ये सब भी आपको बताया। यानी नथिंग इज हिडन। और ये सारा कुछ आप अगर देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये सारे ऐसे 150 पेशेंट्स के सक्सेस स्टोरीज, अलग अलग बीमारियों के क्या किया, क्या करना है, ये किताब में आपको मिल जाएगी। ये किताब फ्री डाउनलोड अभी कर सकते हैं bishop.com/ht में जाके। और सारे जितने सारे पेशेंट यहाँ थे वो 150 पेशेंट, 150 से अधिक पेशेंट जो बुक के अंदर हैं, उनके पहले की रिपोर्ट, अभी की रिपोर्ट, उनके वीडियो टेस्टिमोनियल QR कोड के माध्यम से वो सब भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे पूरे देश में 500 से अधिक क्लिनिक हैं। अगर वहाँ कांटेक्ट करना है तो उसकी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे दिखने में बिल्कुल मामूली लगेंगे, लेकिन ये मामूली चीज़ों से ही हम ठीक होते हैं। हमने खुद ही, इंसान ने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया है। और आपने ये देखा भी है अभी तक आपका एक्सपीरियंस कि एक भी इंसान जो हॉस्पिटल जाता है कैंसर के नाम पे, वो कभी भी पूरी तरह या किसी भी तरह से ठीक नहीं होता। मरते दम तक वो कैंसर पेशेंट ही बना रहता है। जबकि नेचर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंपल डाइट है और धरती से जुड़ना है, जिससे हम पूरी तरह और बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो खैर, जिनको और डिटेल में सारा कुछ समझना है तो जून महीने में, यानी कि नेक्स्ट वीक, वी आर स्टार्टिंग द कोर्स, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स। और ये कोर्स में ज्वाइन करने के लिए इस लिंक में आप जाके फॉर्म भर सकते हैं और आप देखेंगे कि आप खुद का डॉक्टर बन सकते हैं। यू कैन बिकम योर ओन डॉक्टर। आपको मेरे ऊपर भी निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे एक्सपर्ट या क्लिनिशियन पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में संपूर्ण हो जाएंगे। तो खैर, मैं इसी उम्मीद से ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कंक्लूड कर रहा हूँ कि आपको शायद मैं और हमारी टीम, हमारे एक्सपर्ट्स, क्लिनिशियंस, डॉक्टर्स और हमारे पेशेंट्स ये कन्विंस कर पाए होंगे कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे हो सकता है। सो विद दिस आई कंक्लूड द प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आपके कुछ सवाल जवाब हो तो मैं यहाँ बैठा हूँ और आपके सवाल ले लेता हूँ। एक कुर्सी देता हूँ, आई टेक दैट। कोई भी सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। सो नाउ जो भी मुझे बोलना, एक किताब भी ले आना, बुक। हाँ हाँ, एक माइक भी या तो दे दो वहाँ पे, या एक माइक दे दो। हेलो, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग क्लिनिक्स के, वो भी चेयर यहाँ लगा लें चाहे तो, इधर और इधर। जो अलग अलग शहरों के जो एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर BRC क्लिनिक के, इधर इधर चेयर लगा के बैठ जाएं। आपके सवाल। डॉक्टर साहब, आपने कोविड के बारे में पहले ही प्रेडिक्शन किया। अब आज की डेट की बात की जाए तो लगभग 2000 के आसपास पेशेंट भारत में हैं। आपकी आगे की प्रेडिक्शन क्या है? क्योंकि पिछली बारी 0 से लेकर लॉकडाउन तक पहुंचे थे और इसका जो दंड था पूरे भारत ने, पूरे देश ने ही महसूस किया। अब आपकी प्रेडिक्शन क्या है कि ये जो स्टेज शुरू हो गई है कोविड की, ये कहाँ तक पहुंचेगी? देखिए, आपकी मदद से मेरी प्रेडिक्शन ये है कि उनका जो भांडा है वो फूट ही चुका है। और आप सबकी वजह से ये अब लाखों लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, उन्हें ये बात समझ आ गया है कि कोविड एक खेल है, जितने टेस्ट करो उतने केस पॉजिटिव पाओ, राइट। इसीलिए उनको कोई नया खेल रचना पड़ेगा। ये खेल आप देखेंगे 2-4 दिन बाद कि टीवी में आना धीरे धीरे ये भूत खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी और नाम से आएगा। लेकिन तब हम एक बार और मिल जाएंगे, एक बार और भांडा फोड़ देंगे, जैसे HMPV का किया था। सर, जो ये कोविड का अभी जो शोर शराबा शुरू हो गया है, हमें क्या प्रिकॉशन करना चाहिए बचने के लिए, थोड़ा उस पर आप बता दें। देखिए, कोविड का जो भी आप देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मीडिया में, उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप टीवी बंद कर दें। टीवी ना देखें आप, बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि टीवी देखेंगे तो दिल में डर आएगा ही आएगा।
टीवी बंद कर दें। जिस तरह से भूत की फिल्म देखने से हमें डर लगता ही लगता है, या फिर एक और तरीका है, अगर ये तरीका आपको भा नहीं रहा है तो यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो रास्ते में यहाँ पे NIT में दुकान है, वहाँ बर्तन का दुकान, वहाँ से एक थाली खरीदिए और एक चम्मच खरीदिए। दिन में 3 बार, सुबह उठते ही 5 मिनट थाली बजाना है, ताली बजाना है, दोपहर को लंच के बाद बजाना है और सोने से पहले भी बजाना है। ये करेंगे तो पहले भी कोरोना भागा था तो इस बार भी भागेगा, जरूर भागेगा। अगर डॉक्टर साहब इस बार कोरोना नहीं भागा फिर क्या होगा? देखिए कोरोना तो जैसे मैंने आपको बताया कि सर्दी जुकाम बुखार को नया नाम दिया है, लेकिन अगर बाई चांस अगर वही माहौल बना दिया, लॉकडाउन करने में सक्सेसफुल हो गए तो इस बार गरीब नहीं बचेगा। पिछली बार जो गरीब थे वो सड़क पे आ गए थे, इस बार वो पेरिश हो जाएंगे, ख़त्म ही हो जाएंगे। आपकी लड़ाई कोरोना से क्यों होती है? कोरोना से नहीं, मेरी लड़ाई षड्यंत्र से है। कोरोना के नाम पे षड्यंत्र हो, मंकी पॉक्स के नाम पे षड्यंत्र हो, कैंसर के नाम पे षड्यंत्र हो। कैंसर सुनने में भयंकर बीमारी लगती है, लेकिन आज हमने जो एग्जाम्पल मैंने दिखाए, अपने पेशेंट्स यहीं बैठे हैं, उसके बाद आपको पता चल गया होगा कि भयंकर नहीं है। पेशेंट्स बड़े से बड़े हॉस्पिटल में 10 साल 15 साल चक्कर लगाए और जब हमारे सिंपल सा डाइट जो आप सबको पता है लेना शुरू किया, कुछ दिनों के अंदर पूरी तरह ठीक हो गए। अगर यही हॉस्पिटल पहले दिन ही बता दे कि आपको ये डाइट लेना है तो बात वहीं बन जाती है। तो मेरा जो लड़ाई है वो षड्यंत्रकारियों से है। जो डॉक्टर कोरोना के नाम पे खेल कर सकता है, ये क्यों लग रहा है आपको कि वो कैंसर के नाम पे खेल नहीं कर रहा होगा? क्यों लगता है आपको वो किडनी के नाम पे खेल नहीं कर रहा होगा? क्या जो बातें मैंने आपको बताई है कोविड टेस्ट के बारे में कि कोविड टेस्ट की सच्चाई है कि हर 10 में से एक पॉजिटिव आता है, क्या ये डॉक्टरों को नहीं पता? उन्हें पता है। वो जो गब्बर का जो एक गैंग है उसके ही सदस्य हैं, वो कालिया सांबा हैं, इसीलिए वो उन्हीं की भाषा बोलेंगे, WHO की भाषा बोलेंगे। तो मेरी लड़ाई कोई कोरोना से नहीं है, मेरी लड़ाई कोरोना के नाम पे जो षड्यंत्र कर रहे हैं उससे है। सर एक सवाल है मेरा, सर एक सवाल है। हाँ। जैसा कि सर आपने अभी कैंसर पेशेंट दिखाए और लिवर के और जैसे किडनी डायलिसिस वगैरह थे पेशेंट, तो जो WHO के थ्रू जो इतनी बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी है जो एलोपैथिक की, तो क्या वो बेकार है? जैसे कि आपका जो प्रोपेगेंडा है, जैसे कि ये सारी चीज़ें आपने बताई, तो वो जो इतना उसमें खर्च होता है, जो इतनी बड़ी उसमें रिसर्च लगती है, तो उसको आप किस तरह से, क्या मतलब वो बेकार चीज़ें हैं क्या? हाँ, देखिए आपका सवाल बड़ा क्लियर है कि भाई इतना बड़ा रिसर्च हो रहा है देश में, ICMR के ऊपर हर साल हमारा टैक्स का 2000 करोड़ जा रहा है, WHO को अरबों करोड़ खर्च कर रहे हैं, वो बेकार है क्या? दैट इज योर क्वेश्चन। उसके जवाब में ये किताब निकाला है। जो पूरे दुनिया में जो रिसर्च हो रहा है वो रिसर्च आप में से किसी ने देखा या पढ़ा नहीं होगा। मैंने वो सारे रिसर्च इसमें डाले हैं इस किताब में, यही इसका पहला भाग है। रिसर्च तो हो रहा है नो डाउट, लेकिन उस रिसर्च का निष्कर्ष क्या निकल रहा है? क्या रिसर्च से ये निकल रहा है कि कीमोथेरेपी से कोई पेशेंट ठीक हो सकता है? रिसर्च से ये निकल रहा है कि कीमोथेरेपी करने से कैंसर बढ़ता है, रेडिएशन करने से कैंसर बढ़ता है, लेकिन वो रिसर्च आपने पढ़ी नहीं है। मैंने पढ़ी है, मैंने इस किताब में डाला भी है। तो उनके रिसर्च के हवाले से ही ये किताब निकाला है हमने, इसमें वही सारे रिसर्च पेपर दिए हुए हैं। उनके रिसर्च से ही ये सिद्ध होता है कि कीमोथेरेपी से कैंसर बढ़ता है, डायलिसिस करने से किडनी फेलियर और तेजी से बढ़ती है, एंजियोप्लास्टी से हार्ट का पेशेंट और ज़्यादा हार्ट के प्रॉब्लम में आ जाता है। तो उनके रिसर्च के कंक्लूजन को ही हमने इस बुक में डाला है, वही वाला रेफरेंस देके। उनके रिसर्च में एलोपैथी में कोई भी एक दवाई नहीं है जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक हो जाए, 100% नहीं, 1% ठीक हो जाए। अगर आप सबके सामने मैं चैलेंज को रिपीट कर रहा हूँ, कई बार पिछले कई महीनों से मैंने रिपीट किया, एलोपैथी में आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, कोई एक रिसर्च पेपर दिखा दीजिए जिसमें यह सिद्ध होता हो कि इस एलोपैथी की दवाई से ये बीमारी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा एक रिसर्च पेपर आप मेरे सामने लाएंगे, मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, ऐलान कर रहा हूँ, मैं पहले भी ऐलान किया है। तो बोल कंक्लूजन ये है, रिसर्च तो हुए हैं, लेकिन हमें रिसर्च होने से मतलब नहीं है कि उस रिसर्च का कंक्लूजन क्या निकला, क्या उस रिसर्च से एक भी बीमारी का क्योर थोड़ा बहुत भी वो सामने आया? द आंसर इज शून्य, नहीं आया। सर जैसा कि आपने कहा कि ये इंसाइट जो जैसे मतलब डायलिसिस करने से और ज़्यादा बढ़ जाता है या कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी बताया, मैं सर लगभग 10 साल एज ए एलोपैथी डॉक्टरों के साथ रहा, रेडियोलॉजिस्ट के साथ रहा, मैं यूरोलॉजिस्ट के साथ रहा, मेडिसिन फिजिशियन, और एज ए मेडिकल रैप भी मैं रहा। तो 10 साल लगभग मैंने इस फील्ड में गुजारे। आप जिस रिसर्च की बात कर रहे हैं, मैंने वो फैक्ट्री भी देखी है जहाँ पे जो एलोपैथी दवाइयाँ बनती हैं। मैं मुंबई में, चेन्नई में 2 जगह देख के आया, आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं। और कई सारे डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर्स दो डॉक्टर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो डॉक्टर कैंसर से ठीक हो गए और आपके यहीं एम्स दिल्ली में ही ठीक हो गए थे, उनका यहाँ इलाज चलाता है। एम्स में शायद सफदरजंग जाम, आइडिया नहीं है। तो क्या वो जो लोग इतना स्टडी करते हैं और बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, इतना लंबा MBBS करना, MD करना, फिर बहुत सारी रिसर्च करना, जो कीमोथेरेपी की मशीनें आना या रेडियोग्राफी मशीनें आना, ये सारी मशीनें जो हैं आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। हाँ। आप लगातार चैलेंज करते चले जा रहे हैं। तो ये इस पर जो पैसा खर्च हो रहा है, अल्टीमेटली पैसा जनता का ही खर्च होता है, क्यों टैक्स के रूप में पैसा जाता है गवर्नमेंट पास। तो इनको ये तो क्या ये बंद हो जानी चाहिए जो रिसर्च चल रही है वो बंद होनी चाहिए। वो रिसर्च की दिशा गलत है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आयुष मिनिस्ट्री ने ये साबित किया, जो हमारा कोविड सेंटर में आके 3 स्टेप फ्लूटाइड से इंसान ठीक हो जाता है, उन्हीं की पेपर है।
लेकिन जनता तक पहुंचाया नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसमें ड्रग इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कोई मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है। जो आज आपने पेशेंट को बोला, ये भी रिसर्च आयुष मंत्रालय का ही है, DIP डाइट का, लेकिन क्या ये रिसर्च पेपर मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। क्यों नहीं पहुंचाया? क्योंकि इसमें कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। इंसान अपने घर में खुद ही ठीक हो जाएगा, किसी को मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है। और आप जो फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, आप गए हैं, दवाइयाँ हैं तो फैक्ट्री से ही बनते हैं, लेकिन क्या उस दवाई से पेशेंट ठीक हो रहा है? आपने अभी बोला कि 2 के पेशेंट ऐसे हैं जिनका जो कैंसर से ठीक हो गए, जो डॉक्टर ऐसे हैं। मैं तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ऐसा कोई 2 का एक पेशेंट दिखा दो, वो कि ये रहा वो पेशेंट, ये रहा, और हमने कि जो एलोपैथी में गया वो डॉक्टर खुद ही बोल दे कि मैं कैंसर से कीमोथेरेपी से ठीक हुआ हूँ, यही लाइन बोल दे। हाँ, ये लाइन आप नहीं, वो बोलेगा। हाँ, अगर वो बोल दे तो मैं तो 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ भाई। और ये तो कोई प्राइवेटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ओपनली पब्लिकली बोल रहा हूँ, ये लाइव चल रहा है कई जगह, और ये पहले भी बोल चुका हूँ। तो लेकिन आज तक कोई क्यों नहीं आया? क्योंकि वो ठीक होते नहीं है, उनको खुद ही पता है। कीमोथेरेपी के बावजूद भी इंसान जिंदा रहते हैं, कीमोथेरेपी के वजह से नहीं जिंदा है, कीमोथेरेपी के बावजूद भी जिंदा है। हमारी बॉडी तब भी जिंदा रह सकती है कीमोथेरेपी से लड़ते हुए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम राजन राही है, सच की रफ्तार से। डॉक्टर साहब, गुप्त रोगों को लेकर नौजवान युवक को हमेशा भटकाया जाता है, गुमराह किया जाता है। आयुर्वेदिक का इसका भी कोई इलाज है? क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बनाई है इसके लिए, गुप्त रोग के जो शिकार हो जाते हैं नौजवान युवक? देखिए, इसके 2 पार्ट में हिस्से में जवाब देता हूँ। एक तो आप बात कर रहे हैं, मान लो इनफर्टिलिटी की या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, ED जिसे बोलते हैं ना, तो 2 पार्ट में आंसर है। पहले पार्ट में आंसर है, पिछले 2-3 साल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इनफर्टिलिटी कई गुना बढ़ गया है, खासतौर पे वैक्सीन लगाने के बाद। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनको पता है कि वैक्सीन लगाने के बाद उनकी जो क्षमता है, सेक्स की क्षमता, वो काफ़ी कम हो गई। लेकिन ये एक ऐसा टैबू है भारत में, किसी को खुल के बता भी नहीं सकते। ये तो हुई प्रॉब्लम, बढ़ गई है। लेकिन अब करना क्या है, आपका सोल्यूशन क्या है? हमने ये देखा है, जब एक इंसान 3 महीना से 4 महीना DIP डाइट पे रहता है तो उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी ठीक हो जाता है, इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाता है, और बच्चा भी पैदा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मेरी यही सलाह है, आप जहाँ पे भी बैठे हैं, आप DIP डाइट 3 से 4 महीने तक फॉलो कीजिए और आप रिजल्ट देखेंगे। DIP डाइट क्या है ये जानना है तो इस किताब में मैंने डाला ही है, इस किताब से पढ़ लीजिए। और याद रखिए, हर 4 महीने में हमारा पूरा खून नया हो जाता है। अभी जो खून का एक बूंद आप सबके बॉडी में, मेरे बॉडी में है, 4 महीने बाद जब मिलेंगे, इस खून का एक बूंद भी नहीं रहेगा, वो सारा नया हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ 3 से 4 महीने लग सकते हैं, बट इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैन बी क्योर्ड, इनफर्टिलिटी कैन बी क्योर्ड, और हमारे पेशेंट के क्योर होते हैं। और ऐसे टेस्टिमोनियल हमने अपने अलग अलग बुक में डाले हैं। अगर आपको ऐसे पेशेंट के सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानना है तो www.coronakal.tv में जाके आप हमारे 10,000 से ज़्यादा टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। उनमें से कुछ टेस्टिमोनियल ये भी मिल जाएंगे आपको। हाँ डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा है, जैसा कि आपने बताया कि हर 4 महीने में खून मतलब दोबारा से बन जाता है, लेकिन कुछ मायनों में ये देखा जाता है कि जो कुछ लोग जैसे ब्लड डोनेट कर देते हैं तो उनमें काफ़ी जैसे किसी को मतलब बुखार आ जाता है या उससे भी ज़्यादा तेज वो बीमार हो सकता है। हाँ। और हुआ भी है ऐसा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं तो ये बोलता हूँ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड डोनेशन, टाइफाइड की स्थिति भी बन जाती है कई बार, बन जाती है, तो ब्लड डोनेशन को मिनिमाइज करना चाहिए। ब्लड डोनेशन कोई अच्छी बात नहीं। जब भी आप ब्लड डोनेशन करते हैं, ब्लड डोनेशन करने से आपके बॉडी में आपकी इम्यूनिटी काफ़ी नीचे चली जाती है, बॉडी को फिर बहुत मुशक्कत करना पड़ता है आपको नॉर्मलाइज करने के लिए। ब्लड डोनेशन आप क्यों करते हैं? वो ब्लड जाता कहाँ है? आपको लगता होगा किसी पेशेंट को फ़ायदा हो रहा होगा, उस ब्लड को यूज़ करके कोई एक पेशेंट का ब्रेस्ट सर्जरी या कोई ऑर्गन निकाल रहे होंगे, तब ब्लड दे रहे होंगे, जबकि उस सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है, हमने आपने बताया भी। तो ब्लड डोनेशन कैन बी इंजरियस, इट इज़ इंजरियस। इस बात की अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो मैंने एक किताब भी निकाली है, क्योर फॉर ब्लड डिसऑर्डर। उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ब्लड डोनेशन के क्या नुकसान है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या नुकसान है, क्यों नहीं कराना चाहिए, उसके ऑल्टरनेट क्या है। हमारा बॉडी बड़ी तेज़ी से खून बनाता है। आप सिर्फ इतना करेंगे कि ग्रीन जूस, पालक का जूस, ग्रीन मतलब क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो हीमोग्लोबिन से मैच करता है। जब आप पालक के जूस को पिएंगे तो आपका बॉडी खुद ही बड़ी तेज़ी से ब्लड बनाएगा। यहाँ तक कि जो ऐसे पेशेंट हैं, थैलेसीमिया के छोटे बच्चे, जिनको हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है ज़िंदगी भर, जब वो हमारे DIP डाइट प्लस पालक के जूस में और 0 वोल्ट थेरेपी में रहते हैं तो उनका बॉडी भी बड़ी तेज़ी से ब्लड बनाता है, उनकी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो दैट इज़ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माइक। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कोरोना की जैसे वापसी हो गई है, कई केस आ रहे हैं सुनने में, तो क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमको सामना किस प्रकार करना है? आपको कोरोना का टेस्ट नहीं कराना है। जैसे अभी हम लोग कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 8 या 2 लोग और मिला 10, अभी हम 10 के 10 हेल्दी हैं। अभी अगर हम 10 का कोरोना टेस्ट कराएंगे, हम 10 में से 1 जरूर पॉजिटिव निकल आएगा।
अगर मान लो ये जनाब पॉजिटिव निकल आएंगे, अब फिर इनके ऊपर इलाज शुरू होगा रेमडेसिविर का। इलाज शुरू होते ही ये बीमार पड़ जाएंगे वो रेमडेसिविर के पॉइजन की वजह से, और जब ये मर जाएंगे तो लोग बोलेंगे देखो जी कोरोना का एक और केस आपका टीवी में आ जाएगा, प्रोपेगेंडा मीडिया में। तो करना क्या है, कोरोना का टेस्ट बिल्कुल मत कराइए, क्योंकि कोरोना का टेस्ट में एवरी 10th टेस्ट कैन बी कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टर साहब ये तो आपने सही कहा, लेकिन पहले एक ऐप चला था और जो ऐप उन लोगों ने डाउनलोड किया था तो वो पूरी लोकेशन दे रहा था और वो बंदों को उठाया जा रहा था और उनको ले जाके ज़बरदस्ती किया जा रहा था भर्ती। देखिए वो नौबत ना आए, इसके लिए हमें सबको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। याद रखिए फ्रीडम, आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती, संघर्ष करने से मिलती है। हर बात आप मानते जाएंगे, आप मानते कब है, जब आप डर जाते हैं। अपने दिल की डर को आप हटा लें और संघर्ष करने को तैयार हो जाएं। ज़रूरी नहीं कि लॉकडाउन बोल दिया तो आपको मानना है, ज़रूरी नहीं कि मास्क बोल दिया तो आपको लगाना ही है, क्योंकि वैक्सीन बोल दिया तो आपको लगाना ही है, कोई ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ झूठ है उसे झूठ को झूठ बोलना, गलत को गलत बोलना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये आपका राइट भी है। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। आपने जैसा कि कहा ब्लड डोनेशन को थोड़ा मिनिमाइज करना चाहिए। हाँ सर, वो उस टाइम पे ब्लड कहाँ से आएगा जब ओटी चल रहा होगा या कोई मतलब प्रेगनेंसी में रहेगा, उस टाइम उसको ओटी की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ से ब्लड अभी मेरे हिसाब से एक्सीडेंट के मामले को छोड़ दें, जब हीमोग्लोबिन 3 तक पहुँच जाता है या 2 तक, जितने सारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत अभी है वो एक्चुअली वो सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो मैं तो सर्जरी के पूरी खिलाफ हूँ कि कभी भी सर्जरी मत कराइए। बॉडी को जिस तरह से भगवान ने भेजा है उसे डिस्टॉर्ट मत कीजिए, उसे खोलिए मत। तो सर्जरी अगर एक्सीडेंट हो जाए तो अलग बात है, बहुत सारा खून बॉडी से निकल गया, उसी वक्त खून भरना है तो अलग बात है। उसके अलावा हॉस्पिटल में जो एक्सेस सर्जरीज होती हैं जहाँ पे ये ब्लड यूज़ होता है, वो सर्जरी से 2 नुकसान होता है। एक तो जो सर्जरी जिसका कर रहे हैं उसको नुकसान हो रहा है, और जिसका ब्लड लेके कर रहे हैं उसने ब्लड दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसको भी नुकसान हो गया। तो एक्सेस सर्जरी की ज़रूरत की वजह से इतना ब्लड जाता है। इसका मतलब सर हॉस्पिटल्स में गलत कर रहे हैं, वो ओटी करके प्रेगनेंसी जो वुमेन होती है। हाँ आप बताइए, जो सर्जरी है कौन सी सर्जरी की ज़रूरत है? नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, क्या ज़रूरत है कि किडनी निकाल दिया, लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया, क्या ज़रूरत प्रेगनेंसी है? की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्रेगनेंसी में जब वुमेन होती है तो उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उस टाइम पे उसे ओटी की जरूरत कह देते हैं वो। नहीं देखिए, प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए क्या प्रेगनेंसी कोई बीमारी है? नहीं, बीमारी तो नहीं है। आज भी हमारे भारत में 70% बच्चे घर में पैदा होते हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां सड़क आज भी नहीं है, ये वाला इंटरनेट भी नहीं है, ये सब लाइट भी नहीं है, जानवरों के बच्चे सड़क पे ही पैदा होते हैं। इसको एक बीमारी का रूप देके हाई फाई हॉस्पिटल बना के ज़बरदस्ती सिजेरियन करके आप ऐसा माहौल बना देते हैं जहां एक इंसान को, एक प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत सारा स्टेरॉयड खिला के, बार बार अल्ट्रासाउंड करा के उनकी ऐसी हालत कर देते हैं कि तब सिजेरियन करना है, तब ब्लड भी चाहिए, वो माहौल बना देते हैं। अदरवाइज प्रेगनेंसी एक नेचुरल फिनोमिना है, जो पृथ्वी में जो भी जानवर आया, जीव जंतु है, सब में प्रेगनेंसी नॉर्मल है, तभी हम पैदा हुए हैं। किस चीज़ का क्राइटेरिया 9 महीना? आप चेंज करने की कोशिश करो, हम भी कोशिश करेंगे। हेलो सर, मेरा ये आखिरी सवाल है। आपने बोला, एक मिनट सब, आपने बोला खून डोनेट नहीं करना चाहिए, मतलब उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। तो कई डॉक्टर ये भी बोलते हैं खून जमने से या रुकने से अटैक आ सकता है। उस डॉक्टर बोलो आप डोनेट कर दो, उनको भी तो आ सकता है। आप देखो कितने डॉक्टर हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, ये भी देखो। आप आपसे करा रहे हैं, क्या वो खुद कर रहे हैं? नहीं, ज़्यादा जिसको अटैक आता है डॉक्टर यही बोलते हैं कि आपका खून जम गया, आपको डोनेट करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है। इसका उल्टा है। बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेशन करेंगे तो उससे आपका जो बॉडी का होमोस्टेसिस बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, उससे हार्ट अटैक जरूर आ सकता है। मतलब ज़्यादा नहीं देना चाहिए, कम से कम। कम से कम। हाँ।